नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम जो सेमेस्टर 6 है हमारा, सब्जेक्ट एजुकेशन, जिसका नाम है मीडिया इन एजुकेशन। दोस्त, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स के साथ कंसेप्ट बता दूंगा और इसके बाद मैं आपको नोट्स और ये जो स्लाइड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दूंगा। दोस्त, बस इसी को आपको पढ़ना है, आप पेपर में 100% हो जाओगे पास, बिल्कुल भी ना होने रहा। चलिए दोस्त, स्टार्टिंग करते हैं हम आज की इस क्लास को। मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्त, हम पहली बार तो आप फर्स्ट टाइम दोस्त आप ऑफलाइन एग्जाम देने जा रहे हो, और ऑफलाइन एग्जामिनेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है आप सभी का, इसमें आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है टॉपिक का, टॉपिक के बारे में बताना होता है। देन कुछ थिंकर अगर है, यानी किसी भी इंसान ने उसके बारे में कहा है तो उसके कोटेशन देना होता है। टू द पॉइंट्स में दोस्त आंसर आपको देना होता है मीडिया इन एजुकेशन के अंदर, और लास्ट में एक कंक्लूजन देना होता है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करना होगा, 3 क्वेश्चन लॉन्ग होगा, और सबसे लास्ट का जो 4th क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन होगा। शॉर्ट मतलब आपके उसमें 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से कोई 2 करने होंगे, और आपके जो एक पेज का, यानी कि एक क्वेश्चन का जो पेज होंगे आंसर के दोस्त, वो 4 पेजेस में आपको अपना आंसर देना है। बोथ साइडेड मिला के दोस्तों 8 पेजेस हो गया, सिंगल साइडेड 4 पेजेस हो गया। तो ये 4 पेजेस का अंदर आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए दोस्त, अब क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आज जितने क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और नोट्स के अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जो कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी को दे दिया है। चलिए दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन का कह रहा है कि शाब्दिक संचार क्या है, मौखिक संचार को उदाहरण देकर समझाइए। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं मैं कि जो हमारा ये पेपर ही है जिसका नाम है मीडिया इन एजुकेशन, यानी दोस्त आपके पूरे इस एजुकेशन के अंदर मीडिया घुस गया है। अब आपको मीडिया बताना। अब मीडिया का मतलब यहाँ पे सिर्फ वो मीडिया से नहीं है जो हम आज तक न्यूज़ चैनल जो देखते हैं। यहाँ पे दोस्त मीडिया से मतलब है जो हम मास कम्युनिकेशन के अंदर, जो हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, स्पेशली हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना होता है। तो मीडिया इन एजुकेशन, संचार का क्या महत्व है शिक्षा के अंदर, ये आपको बताना है। इस पूरे पेपर में मेनली हमें यही पढ़ना होता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि व्हाट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। मैं स्पेशल बता देता हूँ उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम में है और जो इंग्लिश मीडियम में है। जो मेरी 2 स्लाइड्स होगी वो दोनों ही लैंग्वेज में होगी, यानी कि एक चीज़ को मैं हिंदी में भी, और उसी के ठीक नीचे मैंने इसके दोस्त सब टाइटल्स भी दे दिया हूँ सभी को इंग्लिश मीडियम में। वही सेम चीज़ रिपीट हो रहा होगा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लीज़ इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश को फॉलो करते जाना, और जो कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं समझते जाना। तो क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि दोस्त, क्योंकि जो मेजोरिटी है वो हिंदी मीडियम वालों की है, तो मैं फोकस थोड़ा हिंदी मीडियम पे ज़्यादा करता हूँ हमेशा से, बट दोस्त समझ में आप सभी को आ जाएगी। तो शाब्दिक जो संचार है, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन है, इसका मीनिंग बताना है। और जो मौखिक, शाब्दिक मतलब जो हम आपस में बोल कर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। और मौखिक संचार को, यानी कि शाब्दिक संचार को उदाहरण देकर आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको इसका मीनिंग बताना है। देखो, एक ही क्वेश्चन में तो 3 चीज़ पूछा गया है। पहले आपसे पूछा गया है यानी कि इसका मीनिंग वर्बल कम्युनिकेशन का, शाब्दिक संचार का। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया, यानी कि इसी क्वेश्चन में जो सेकंड पॉइंट पूछा गया आप सभी से, कुछ एग्जांपल देना है आप सभी को। और एक अच्छा वक्ता और एक अच्छा श्रोता बनने के लिए, यानी कि दोस्त एक गुड लिसनर और एक स्पीकर बनने के लिए ऐसे कौन कौन से पॉइंट से हमें उसके लिए सजेशन देना है। तो 1, 2 और 3, जब ये 3 चीज़ बता देंगे हम, तभी दोस्त हमारा पूरा क्वेश्चन एक परफेक्ट हो पाएगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देते हैं। जो संचार शब्दों की सहायता से हो शाब्दिक कहलाता है, यानी कि द कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड वर्बल। यानी कि दोस्त एक ऐसा साधन होता है, संचार साधन या शाब्दिक संचार उसको कहा जाता है, जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर आपस में जब बातचीत कर रहे हों, आपस में चाहे डिबेट कर रहे हों या कम्युनिकेट कर रहे हों, उसी को दोस्त वर्बल कम्युनिकेशन या शाब्दिक संचार के नाम से जाना जाता है। अब आपसे ये पूछा गया था कि एक अच्छा वक्ता कैसे बना जाए। इसमें दोस्त आपको कुछ एग्जाम्पल देने होंगे, जो कि मैंने आपको भी बताया कि एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, डिबेट कर रहे होते हैं, आपस में कोई पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, तो ये सब के सब एक वर्बल कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो सेकंड यानी कि जो थर्ड हमारे पास ये जो ऑप्शन था कि एक अच्छा वक्ता बनने के लिए आवश्यक खूबियाँ क्या है, यानी कि कोई क्या क्वालिटीज़ हैं एक गुड स्पीकर बनने के लिए। सबसे पहले क्लियर वॉइस होनी है आप सभी की। क्लियर वॉइस मतलब कि देख, तो कभी कभार जब हम बोल रहे होते हैं दोस्त, तो वो हम बोल क्या रहे हैं सामने वालों को यही समझ में नहीं आता, और उसको ये बोलना पड़ता है प्लीज़ पार्डन, डैट मीन्स प्लीज़ एक वंस मोर, एक बार और कहिए, समझ में नहीं आया। तो जब ये दोस्त ये गुड क्वालिटीज़ की एक मतलब कि फीचर नहीं माना जाता है इसको। आप जब बोल रहे हो तो उसको एक ही बार में सुनने वालों को समझ में आ जाए।
सही गति से बोल पाने की योग्यता होनी चाहिए। बीच में क्या होता है कि जब हम बोल रहे होते हैं कंटिन्यूटी के साथ, तो हम कभी कभार ऐसे अटक कर रहे होते हैं। अगर दोस्त आप देखोगे कभी कभार हम कभी कोई स्टेज पे जाता है और फर्स्ट टाइम जब बोलता है तो ऐसी प्रॉब्लम उसके साथ तब हो रही होती है। तो कोशिश हमें ये करना होता है कि हमेशा जब हम बोल रहे हैं तो पूरी फ्लो के साथ बोले, बीच में ना रुके ना ही अटके, जिसको दोस्त हम वही कहते हैं ना कि मतलब कि एक फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो गड़बड़ाहट सी हो रही है, हम कैसे बोलेगा, तो डर सा लगता है। जो उसी वही फियर जो है वो हमारी गुड स्पीकिंग की जो एबिलिटी होती है दोस्त, वो हमें मतलब कि रोक देती है। तो फियर के ऊपर ओवरकम पाना होता है हमें। जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, एक अकेले श्रोता से लेकर हजारों की भीड़ तक को संबोधित कर सकने का आत्मविश्वास होना चाहिए। अब वही एक इंसान दोस्त अपने घर के अंदर 2-4 लोगों के बोल ले, या आप में या अपने फ्रेंड के बीच में बोल ले, लेकिन दोस्त वही इंसान जब स्टेज पे जाता है दोस्त, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो स्टेज पे या मान लो कोई स्पीच देने गए, कभी 15 अगस्त को स्पीच देने गए, तो उस टाइम ये लगता था कि हमारे सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, लग रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है। एक अंदर से ये डर सा पैदा हो जाता था कि अब कुछ भी गलत बोल दिया हमने तो सामने वाले मजाक सा उड़ा देंगे, तो इस चीज़ का डर रहता है हमें। लेकिन फिर भी जब अगर हम एक गुड स्पीकर बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास नाम की चीज़ होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं सही बोल रहा हूँ, जो कि गुड स्पीकर की दोस्त क्वालिटी है। फोर्थ पॉइंट क्या है, अशाब्दिक भाव। अशाब्दिक भाव का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, जिसको हम नॉन वर्बल एक्सप्रेशन कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि तो जब हम बोल रहे होते हैं आपस में तो बोल तो मुंह से रहे, लेकिन हाथों का जो एक्सप्रेशन होता है वो भी बहुत कुछ कह रहा होता है। अब तो जरा आप एक चीज़ देखिए, जब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर कोई चीज़ टॉपिक पे समझा रहा हूँ, तो मैं हाथों के एक्सप्रेशन द्वारा बताऊँगा आप सभी को, कि हाथों को भी हिला के बताऊँगा, है ना, अपने हाव भाव रंग रूप से, ताकि आपको ये समझ में आए कि बोलने के साथ साथ जो हमारा बॉडी लैंग्वेज है वो आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज यानी कि जो नॉन वर्बल एक्सप्रेशन है, इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो जब एक इंसान एक गुड स्पीकर है तो उसको गुड बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी पता होना चाहिए कि कैसे हमें किस टाइम पे किस बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए लोगों को समझाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, जब कोई दूसरा बोल रहा हो तो उसे बीच में ना काटे, ना ही उसमें कोई बाधा डाले। यानी दोस्त जब कोई भी आपसे कोई दूसरा बात कर रहा हो तो उसमें इंटरप्ट ना करें। इससे क्या होगा कि सामने वाले को ये लगेगा कि आपकी आदत ही ऐसी है और आपके लिए दोस्त सामने वाले में गलत इमेज जाएगी। 6 पॉइंट क्या है, श्रोताओं की रुचि पैदा करने के लिए अलग अलग लय में बोलने की योग्यता। यानी कि तो श्रोता मतलब जो लिसनर है, जो आपके ऑडियंस है, उनके बीच में लोगों को ये लगे कि आपको वो सुनना क्यों चाहते हैं। तो देखो, कोई आप मान लो कि आप 10 घंटे की स्पीच दे रहे हो, या तो आप 1 ही घंटे की दे रहे हो, यार आप आधे घंटे की दे रहे हो, 15-20 मिनट की दे रहे हो, लेकिन तो आज के इस ज़माने में जब शॉर्ट टिकटॉक जैसे दोस्तों या इंस्टाग्राम रील्स जैसे जब 30 सेकंड की वीडियोस, 1 मिनट की वीडियोस से लोग खुश हो जा रहे हैं, तो लोग 10 मिनट की या आधे घंटे की वीडियो दोस्तों देखना क्यों पसंद करेंगे। तो आपके आवाज़ में वो दम प्लस आपकी जो कंटिन्यूटी, जो बोलने की जो आपकी जो लय है, दैट मीन्स जो एबिलिटी है कि आप अलग अलग तरीके से बोल के लोगों को एंटरटेन के साथ आप अपने पास कनेक्ट करके रख सकते हो दोस्त, ये एबिलिटी सभी इंसान में होनी चाहिए ताकि वो ऑडियंस को बना के रखे दोस्त। कभी कभार ऐसा होता है, ऐसे काफ़ी सारे इंसान हैं जो घंटों भर बोलते रहे, कब उनका दोस्त पूरा घंटा टाइम निकल जाता है बोलते बोलते, हमें टाइम का पता भी नहीं चलता। तो एक ऐसा हमें स्पीकर बनना है ताकि ऑडियंस सुने और उनको मज़ा भी आए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मौखिक संचार का सबसे बड़ा क्षेत्र आपको दोस्त पता होना चाहिए कि आमने सामने के जब बात कर रहे होते हैं और इसका प्रभाव सभी तक जाता है, यानी कि इसका इम्पैक्ट बहुत लोगों तक जाता है। स्पेशली दोस्तों इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है औपचारिक वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है इनफॉर्मल यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल, और अनौपचारिक और औपचारिक। जो औपचारिक दोस्तों वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इसके अंदर कोई हम मान लो कि सामान्य वार्षिक बैठक करती है हमारी गवर्नमेंट, या इसको ऑफिशियल यूज़ के पर्पज से कहा जाता है, जैसे कि कोई पैनल इंटरव्यू के लिए बैठा हो, है ना, या तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे स्कूल्स में सभी प्रिंसिपल्स स्टाफ के द्वारा। तो जब ऐसी कोई मीटिंग या ऐसी कोई बातचीत होती है जिसके अंदर कोई पैनल के द्वारा कोई मतलब कि पूरी ग्रुप मीटिंग हो रही है, उसके अंदर कोई ऑफिशियली पर्पज से वो किया जा रहा है ना, जिसके अंदर हम कोई ऐसी लैंग्वेज की हम यूज़ भी नहीं कर सकते, है ना, हम उसमें शुद्ध तरीके से, और हम कोई अननेसेसरी बात भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इसको कहते हैं औपचारिक यानी कि फॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट दोस्तों इनफॉर्मल है, ये वो कम्युनिकेशन होता है जो आपस में खाने पीने की बातचीत के दौरान करते हैं दोस्तों, आपस में हम टीवी देखने के दौरान कर रहे होते हैं, कर्मचारियों से बात कर रहे होते हैं, तो ये इनफॉर्मल के अंदर आता है, जो हम फ्रेंडली होकर बात करते हैं, जिसके अंदर कोई हमें इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना होता कि हम एक बोल देंगे एक ऐसे वर्ड तो मीडिया में ये हेडलाइन बन जाएगा, है ना, तो ये इनफॉर्मल हमारा हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास आता है आमने सामने के संचार के फ़ायदे क्या होते हैं। जब आपस में बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से तो उसका फ़ायदा क्या है। देखो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप कहीं दूर बैठे घर में अपने देख रहे हो इसको, हम आमने सामने तो नहीं है। बट दोस्त अगर जब हम आमने सामने होते तो डायरेक्ट मैं बोलता तो मैं आप डायरेक्ट उसको सुनते हो, डायरेक्ट फीडबैक मुझसे ले सकते थे। यानी कि दोस्त मैंने आपको बोला तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपको समझ में आया नहीं आया, आप उसको कि क्यूट आप उसी टाइम दोस्त इमीडिएटली बताओगे, उसी टाइम में आपको रिप्लाई करूंगा उसका। एंड सूचनाओं को शीघ्रता से सामने वाले के पास पहुंचाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में नहीं पहुंचाया जा सकता, बट जो ऑफलाइन का जो दोस्त सेक्टर है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ये तो हम सब जानते हैं। ऑनलाइन भी दोस्त एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है, एडटेक मार्केट आज बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। बट सूचनाओं को पहुँचाने एक्सप्रेशन के साथ, देखो दोस्त दो जने मान लो कि कोई चैट वॉइस में या मैसेज में बात कर रहे हैं वो, या वो कॉल्स पे ही बात कर रहे हैं। अब कॉल्स पे बात करने में ये होगा कि सामने वाला जो बोल रहा है वो तो आप सुन पा रहे हो, और जो आप बोल रहे हो वो सामने वाला सुन पा रहा है जिस पे आप कॉल से बात कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो हाथों का, जो आपके हाव भाव का, जो चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो सामने वाला देख नहीं रहा। तो जब वो देख नहीं रहा तो आपके इमोशंस को नहीं समझ पाएगा। तो दोस्त इसका सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट होता है ये है। अगर पॉजिटिव की बात करें तो इजीली हमारे पास जो आमने सामने जब बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें सामने पहुंच पाती है, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है लोगों पे। कर्मचारियों के बीच दोस्तों सहयोग को बढ़ाने के लिए या किसी भी जगह पे दोस्त एक मान लो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर लीडरशिप या फ्रेंडशिप की भावनाओं को बढ़ाने के लिए, आपस में यूनिटी बने रहे, आपस में दोस्त कर्मचारियों के बीच बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे कम्युनिकेशन का साधन बहुत सरल होता है, आसान होता है, और कोई भी आपके प्रति फ्रेंडली हो जाता है बोलचाल की भावना से। अब दोस्त दो जने मान लो कि बिल्कुल नए हैं और दोनों जने एक साथ मान लो ट्यूशन क्लासेस या किसी कोचिंग क्लासेस में जाना स्टार्ट करते हैं। 2 दिन आपस में बहुत कम बोलेंगे, तीसरे दिन दोस्तों थोड़ा खुलेंगे, 10 दिन बाद और खुलेंगे, महीने भर तो दोस्तों गाली गलौज भी आपस में बात करना स्टार्ट कर देंगे। ये हमारी कल्चर है भाई, इतना ज़्यादा खुल जाएंगे। तो इसी तरीके से दो जनों को आपस में मिलकर बात करना, आपस में इसके बेनिफिट होते हैं। नेक्स्ट तो सेकेंडरी कम्युनिकेशन, ये सारी जो हम फर्स्ट ये जो पढ़ रहे थे प्राइमरी कम्युनिकेशन के कुछ हमारे पास फॉर्मेट है, बट अब पढ़ रहे थे हम सेकेंडरी कम्युनिकेशन। अब ये क्या है भाई, इसके अंदर हम यंत्र का सहारा लेते हैं। अब अभी जो हमने देखा इसके अंदर हम आमने सामने यानी कि बात करने की बात कर रहे थे, है ना, यानी कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा था, औपचारिक यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात कर ली हम। इसको हम सब प्राइमरी सेक्टर में डालते हैं। इसको जो सेकेंडरी है हमारे पास उसके अंदर आता है जब हम कॉल्स पे बात कर रहे होते हैं, यानी कि दो जने आपस में कॉल पे बात कर रहे हैं। इसको बोलते हैं मैकेनिकल डिवाइसेस या यांत्रिक उपकरण का यूज़ करते हुए। मान लो हम वीडियो कॉल पे या स्कैप के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, है ना, जो जूम मीटिंग के थ्रू जैसे भी हम बात कर रहे होते हैं तो उसको कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित माध्यम है आज इस टाइम वो टेलीफोन है। आपको पता है कि दोस्त हम कहीं पे बैठे हुए टेलीफोन के द्वारा या वीडियो कॉलिंग के द्वारा भी बात कर सकते हैं। टेलीफोन के फ़ायदे क्या हैं ये दोस्तों बताने की जरूरत तो नहीं है, इस पर तो पूरा दोस्तों आप 10 पेज भर दोगे इसके फ़ायदे क्या है। फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ आप सभी को। तो इसके अंदर इमीडिएट हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी अलग यानी दूसरे पर्सन को, एंड उनका प्रयोग आसान है, यानी कि फ़ोन आज दोस्तों आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं। सिंपल, पहले तो इस तरह के टाइप के फ़ोन आया करते थे जो कि बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था, बट आज दोस्तों बच्चे एक घर में अगर 6 लोग हैं तो एक घर में 10 फ़ोन होंगे, यानी कि लोगों से ज़्यादा फ़ोन है आज एक घर के अंदर। एंड दोस्त जो भी हम बोल रहे हैं उसी टाइम उनकी बातें सुन भी रहे हैं, तो मैसेज से ज़्यादा अच्छा होता है कॉल्स पे बात करना। इस सेवा की दरें भी दोस्तों काफ़ी किफ़ायती होती है। किफ़ायती मतलब इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि एफोर्डेबल होती है, हम इसको एफोर्डेबल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज जो गरीब इंसान है वो जियो का रिचार्ज कैसे करवाएगा यार, थोड़े टाइम से अब ये बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्या है दोस्त, सेंडर और जो रिसीवर होता है इसके अंदर वो आपस में जो इशारे हैं उस पर बातचीत नहीं कर सकते। ये दोस्त मैंने अभी कुछ स्टार्टिंग में बताया कि जब हम कॉल्स पे बात कर रहे होते हैं तो इसकी एक नेगेटिविटी ये होती है कि हम इसमें इशारे या हमारे इमोशन जो है वो सामने वाला नहीं समझ पाता। ठीक है, तो ये इसका नेक्स्ट है। एक अच्छा श्रोता बनने के क्या सुझाव हो सकते हैं। ये तो दोस्तों हमने गुड स्पीकर की बात करी थी, यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने बात किया था कि गुड स्पीकर कैसे बन सकते हैं। अब एक गुड लिसनर कैसे बन सकते हैं हम अब हम थोड़ी इसकी भी बात कर लेते हैं, कुछ सुझाव देते हैं। पहले देखो, सबसे पहले जब कोई आपको बोल रहा है तो शांति से सुनो। पहले तो अपनी भूमिका को पहचानो, आपका रोल क्या है इसके अंदर उसको पहचानो। बिना मांगी सलाह मत दो। कभी कभार क्या होता है कि जब सामने वाला बोल रहा है, कुछ भी वो कह रहा है, आपको बता रहा है, बट आप उसमें यानी कि बीच में दोस्तों आप इंटरफेयर करके आप अपनी सलाह देनी स्टार्ट कर देते हो। सामने वालों से इरिटेट हो जाता है। जब तक आपसे कहा ना जाए
कि आप भी कुछ कहिए, जब तक दोस्तों ना का मत कहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। और ऐसे फालतू में सलाह देने वाले आजकल दुनिया में बहुत मिल जाएंगे आप सभी को। और पॉइंट क्या है, समस्या का दोस्तों समाधान ना बने। कभी कभार क्या होता है कि सामने वाले को हम ये जताने की कोशिश करते हैं, सब सामने वाला बोल रहा है दोस्तों, हम बीच में हम ऐसे कुछ आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं कि हम बोलना चाह रहे हैं, हम हाथ में इंटरप्रेट करके खड़े करके, इससे सामने को ये लगता है कि बस यही है, बस ये आ गया, यमदूत आ गया भाई, सारे समस्या सॉल्व कर देगा ये गूगल बाबा है यहाँ बैठा हुआ। तो इससे क्या होता है कि सामने वाला इरिटेट होता है, आपकी इमेजों को फिर वो गिराना स्टार्ट कर देता है। तो एक गुड लिसनर की दोस्त एक कैपेसिटी या कह सकते हो कि एबिलिटी होती है, गुड क्वालिटी होती है कि वो पेशेंस रखें। ठीक है, सामने वाले को पहले बोल लेने दे, अपनी बारी आने तक वेट करे। जैसे कि दोस्तों आज न्यूज़ चैनल पे देखोगे आप, जो बाहरों के दोस्तों वो आप बुला लेते हैं और एक इधर से बुलवाएंगे इधर से बुलवाएंगे, और डिबेट के अंदर कुछ समझ में नहीं आया कि बोला क्या जा रहा है। किसी के दोस्तों भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। जब आपकी बोली चल रही हो, जब आपकी बोली आई है बोलने की, तब बोले। इससे पहले बोलकर आप किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। पर जब आप बोल रहे हो दोस्तों, इसी मीठी माधुर या इस तरीके से बातों को बोले ताकि सामने वालों को सुनना अच्छा लगे आप सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में जनसंचार माध्यम की भूमिका को बताइए। ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया है, बहुत इजी क्वेश्चन था हमारा। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको रोल बताना है, आपको मास मीडिया का एक इफेक्टिव कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम एजुकेशन के अंदर। ठीक है, तो आपको शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में जनसंचार के माध्यम को बताना है। आखिर शिक्षा के अंदर जनसंचार का माध्यम हम कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, शिक्षा और शिक्षण के जितने भी संस्थान हैं उसके अंदर आज जनसंचार के यानी कि जो मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन के जो जितने भी हमारे पास मीडियम है उन सबको दोस्तों आज यूज़ किया जाता है। सबसे पहले बता दूं कि इसके अंदर आते क्या क्या चीज़ें। देखो, द फिजिकल मीन्स यानी कि जो शैक्षिक संप्रेषण के भौतिक साधनों को जनसंचार कहा जाता है। यानी कि शैक्षिक संप्रेषण, जब एजुकेशन के अंदर हम शिक्षा से मोटिव यानी कि एजुकेशन के मोटिव जब हम उसको यूज कर रहे होते हैं तो उसको भौतिक साधन जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बुक्स वगैरह हो गई, प्रिंटेड नोट्स हो गए, कंप्यूटर हो गया, स्लाइड्स हो गया, तो जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ अभी मैं दूंगा वीडियो बनाने के बाद, इसको पीडीएफ दूंगा आपको मैं। स्लाइड्स, टेप हो गया, फिल्म एंड रेडियो हो गया, ये सभी दोस्त एक एजुकेशन पर्पज से यूज किए जाने वाले मास कम्युनिकेशन के साधन है। क्लियर है, कैमरा वगैरह सब इसी के अंदर आ जाता है ये सारी चीज़। नेक्स्ट हमारे पास को यहाँ पे पॉइंट आता है कि जनसंचार साधनों के द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। यानी कि एक इंसान अपने विचारों को इस तरीके से आपस में स्प्रेड कर सकता है। सोशल मीडिया दोस्तों इसका सबसे बड़ा साधन है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है दोस्तों कि दृश्य श्रव्य शिक्षण साधन व्यक्ति के संप्रेषण का आधार है। यानी कि दोस्तों ऑडियो विजुअल लर्निंग जो है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेट करने का साधन है। यहाँ पे दोस्त कम्युनिकेशन के दो तरीके हैं। सबसे पहला है मास मीडिया, दूसरा है मास कम्युनिकेशन। दोस्तों जो जनसंचार है यानी कि जो मास मीडिया है, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। सबसे पहले बात करते हैं मास मीडिया में। मास मीडिया का मतलब होता है जब एक इंसान मास कम्युनिकेशन करता है आपस में जनसंचार के माध्यम को यूज करके, है ना, मास मीडिया के द्वारा। यानी कि एक इंसान और मास मीडिया के बीच में आपस में बातचीत हो रही है। क्लियर है। लेकिन दूसरा क्या है जनसंचार के अंदर, मास कम्युनिकेशन। यानी कि दोस्त जब एक इंसान रेडियो, टीवी, दोस्त सोशल मीडिया, फ़ोन, जब इन सब के द्वारा बातचीत कर रहा होता है वो, तो इसको कहते हैं जनसंचार। मास कम्युनिकेशन के साधन के द्वारा एक इंसान दूसरे गैजेट्स के द्वारा जुड़ के बातचीत आपस में कर रहा है। क्लियर है दोस्त। एक पर्सन और मास कम्युनिकेशन के साधन के द्वारा जब बात कर रहा है तो उसको दोस्तों मास मीडिया कहा जाता है। अब मास मीडिया में क्या क्या आते हैं दोस्त, मास मीडिया में वो सभी साधन आते हैं जो एक इंसान को आपस में जोड़कर बात करने में उनकी हेल्प करता है। और दोस्तों जनसंचार के अंदर, मास कम्युनिकेशन के अंदर वो सभी साधन जैसे रेडियो, टीवी, टेलीविजन एंड फोन वगैरह, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि दोस्तों आज एजुकेशन के अंदर कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो चुका है, तो ये एक जनसंचार यानी कि कह सकते हो कि आज मास कम्युनिकेशन का साधन हो चुका है आज, जो कि एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इसको यूज किया जा रहा है। क्योंकि एक लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है ये, जो शिक्षा का अंग बन चुका है। इसके यूज़ कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं दोस्तों कंप्यूटर के, ये भी आपको बताना है। जैसे दोस्त शिक्षा के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, मेडिकल, बिजनेस, मिलिट्री, बैंक, एंटरटेनमेंट, इन सभी पर्पज़ के लिए आज दोस्त कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर यूज़ दोस्त एजुकेशन का कल्चर जो है आज, कंप्यूटर का यूज़ का जो एजुकेशन में जो कल्चर बना पड़ा है, ये दोस्त कह सकते हो कि जब ये जो इंटरनेट की ये जो रेवोल्यूशन आई थी उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये। ठीक है दोस्त, आज हम किस किस के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, जैसे कोई रिसर्च करने के लिए, कोई डाटा कलेक्शन करने के लिए,
एजुकेशन दोस्त यानी कि एग्ज़ाम सिस्टम में इसको यूज़ किया जाता है, एवल्यूशन सिस्टम में भी यूज़ किया जाता है। कभी कभार ऑनलाइन जब एग्ज़ाम होते हैं आपके, जो जाओगे कभी, जैसे कि आप NTA जो एग्ज़ाम करवाता है तो वो कंप्यूटर पे ही आपका एग्ज़ाम होता है, तो एग्जामिनेशन के लिए भी होता है, मूल्यांकन अपने डेटा उसमें सेव करने के लिए भी होता है। तो टीचिंग्स और जितने भी हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन है, कोचिंग क्लासेस या बड़े बड़े दोस्तों आज हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उस सभी जगह पे दोस्त कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बड़े बड़े अलमारियों में जो फाइल रखे होते थे, अब उन फाइल को रिप्लेस करके कंप्यूटर में सिस्टम में डाल दिया गया सब कुछ। अब तो एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड स्कूल के जो जितने ऑर्गेनाइजेशन है, सभी जगह पे आज इंटरनेट और कंप्यूटर का यूज़ बढ़ता जा रहा है। तो दोस्त इसमें कंसल्ट करने के लिए भी दोस्त आज पूरे कंप्यूटर को पूरा लाइब्रेरी बना दिया गया है, क्योंकि पूरी जो आपकी बुक PDF फॉर्म के अंदर कंप्यूटर में सेव किया जा सकता है। तो मेडिकल पर्पज़ से भी एंड बैंकिंग पर्पज़ से भी, और जो संचार यानी कि कम्युनिकेशन से भी लिए भी आज यूज होता है। तो एंटरटेनमेंट के लिए भी आज कंप्यूटर में आप मन चाहे फिल्में देख सकते हो अपनी आप, और इंजीनियरिंग के पर्पज़ से भी दोस्त, जिसके अंदर इंसान अभी भी कंप्यूटर को और विस्तारित करने के लिए और नए नए खोज करने के लिए आज इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कला शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आपको बताने के डिस्क्राइब करना आपको इंपॉर्टेंस क्या है आर्ट एजुकेशन का। देखो जो भी क्वेश्चन में पॉइंट्स बता रहा हूँ, बस आपको पॉइंट्स याद करना है, बाकी खुद बना कर लिख देना है दोस्त, इतना आसान पेपर आता है इसका, ठीक है। अब आपको बताना दोस्त कला यानी आर्ट। अब ये आर्ट क्या मतलब क्या है दोस्त, आर्ट मतलब सिर्फ ड्राइंग से नहीं है, ड्राइंग का भी तो होता है आर्ट, लेकिन दोस्त सिर्फ ड्राइंग नहीं, इसके अंदर वो सभी कलाएँ आती है, वो सभी दोस्त वो तरीके आते हैं जिससे कि एक बच्चे को पढ़ाया जा सकता है और एक उसके दिमाग को बढ़ाया जा सकता है। इसके दोस्त या वो इमेज को यूज़ करता हो, मैप्स को यूज़ करता हो, या वीडियोस को यूज़ करता हो, इस तरीके से, ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आए। इसमें दोस्तों फिजिकल, मेंटल, मोरल और इमोशनल डेवलपमेंट की बात की जाती है कि एक स्टूडेंट्स की ये चारों दोस्तों डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है। शारीरिक, मानसिक, नैतिक और संवेगात्मक यानी कि इमोशनल। अब दोस्त कला जो शिक्षा है, इसका महत्व क्या है आखिर एजुकेशन के अंदर। सबसे पहले दोस्त कला सीखने की परिस्थितियाँ निर्मित करती है, यानी कि कभी जब भी हम दोस्त कलाओं को हम सीखते हैं, किसी भी आर्ट को, तो उससे लोगों के अंदर एक जिज्ञासा जगती है कि मुझे भी ये सीखना है ये, तो ये सबसे पहले जिज्ञासा जगाती है लोगों के अंदर। कला दोस्तों सीखने को सजीव बना देती है। जब भी दोस्त कोई आर्ट सीख रहा है, तो मान लो कोई हमको ड्राइंग ही बना रहे होते हैं, तो वो इस तरीके से ड्राइंग बनाता है कोई इंसान, ताकि उसको देखने पूरा रियलिटी सा लगे। अब मान लो कि किसी ने एक इंसान की दोस्तों पूरी आर्ट यानी पूरी पिक्चर बना दी है एक इंसान की, मान लो नरेंद्र मोदी की दोस्तों पिक्चर बना दी है, या अब्दुल कलाम की दोस्तों बना दी है, तो उसको देखने में लगे कि हाँ बिल्कुल रियल पिक्चर है, लगता है कि हाथों से, मतलब कि इसने को हाथों से इस तरीके से बनाया गया है कि देखने में लगे बिल्कुल रियल सा आभास हो कि यहीं मेरे सामने खड़े हैं भाई अभी वो इंसान जिसकी पिक्चर बनाई गई है, ठीक है। तो उस कला सीखने के कार्य को संपन्न करती है। कला से हम कुछ सीखते हैं, कला सीखने को संगठित करती है, मतलब आर्ट दोस्तों लोगों को ऑर्गेनाइज करती है, आपस में एक साथ जोड़ती है आपस में। कला दोस्तों लोगों को नेचुरल एबिलिटी पहचानने में हमारी हेल्प करती है, यानी कि हमारे अंदर कला बनाने की या कला कोई सीखने की हमारे अंदर वो जुनून तो है, लेकिन दोस्त वो जगती नहीं है जब तक उसको हम करते नहीं हैं। तो जब हम कोई चीज़ करने स्टार्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ हमारे अंदर था, बट स्टार्ट हमने अब किया है ये। बट दोस्तों आर्ट इज़ हेल्पफुल किसमें, व्यक्ति की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में। कला की दोस्तों शिक्षा द्वारा उपचार कार्य संभव होता है, यानी कि कोई भी अगर मान लो दोस्तों कोई आर्ट यानी कि कोई कॉम्प्लिकेशन है इस मान लो एजुकेशन के अंदर, तो उसको आसान करना ये आर्ट सिखाता है। जैसे कहते नहीं दोस्तों कि लाइफ में अंदर जो जितने परेशानियां हैं, जो मुश्किलें हैं, ये तो लाइफ का एक पार्ट है, बट इसको सोल्व कर लेना दोस्तों ये एक लाइफ का आर्ट है। बट ये आर्ट कैसे आएगा हमें दोस्त, ये वही आर्ट है दोस्त, एक वही कला है जो एक इंसान को किसी भी चीज़ को करने की सीख सिखाती है, तरीके और तौर तरीके बताती है एक कला, ठीक है दोस्त। ये कला सिर्फ ड्राइंग बनाना नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, ये तौर तरीके बताती है आप सभी को। 8 पॉइंट क्या है, कला सौंदर्यात्मक, यानी कि दोस्त किसी भी चीज़ की सुंदरता को बढ़ाती है। अब सुंदरता मतलब मान लो जब हम कला कोई चीज़ कर रहे हैं तो इससे हमारी जो चेतना है, हमारी बुद्धि है, उसका विकास होता है। इससे कला मूल्यांकन एवं निर्णय की शक्ति को विकसित करता है। जब भी दोस्त हम कोई कला आपस में, है ना, मैंने आपको बताया ना कि जो मुश्किलें हैं वो हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है, अब उसको सोल्व करना एक आर्ट है। तो दोस्तों ये आर्ट वही आर्ट है जो ये बताता है कि किस तरीके से हम किसी अपने पावर्स को यूज़ करें और फाइनली अपने जजमेंट से, हम अपने इस बुद्धि तर्क से, अपने रीजन से हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। दोस्त कला अभिव्यक्ति का साधन भी है ये, हम अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त करते हैं, अपने एक्सप्रेशन को बताते हैं कला के माध्यम से, एक आर्ट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जनसंचार क्या है।
शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों जनसंचार की भूमिका को बतलाइए, ये क्वेश्चन है। यानी कि व्हाट इज मास कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मास कम्युनिकेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। क्या है इसके दोस्तों आंसर क्या है, चलिए देखते हैं अब हम। देखो दोस्तों, पहले आपको मैं बता दूं कि जनसंचार क्या है। जनसंचार का मतलब है आपस में कम्युनिकेट करने का साधन क्या है। आज कम्युनिकेशन का साधन दोस्तों बहुत एडवांस हो चुका है, जिसमें आज फ़ोन, आज सोशल मीडिया है ना दोस्त, बहुत तरीके आ चुके हैं आज तो। स्नैपचैट एंड दोस्त इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत तरीके हैं आज तो। बट पहले क्या हुआ करता था दोस्त, आज हम बात करें स्टार्टिंग में जब कुछ ऐसा था नहीं दोस्त। आपने मैंने प्यार किया मूवी में देखा होगा, सलमान खान वाली मूवी में, तो वो कबूतरों से चिट्ठी को भेजा करता था दोस्त, तो वो सही दिखाया गया है। तो पहले कबूतरों का यूज किया जाता था, है ना। लेकिन दोस्त अब टाइम ने दोस्तों एक नई करवट ले ली, टाइम ने बहुत बड़ा चेंज कर दिया। अब उसके बाद पेपर से, यानी कि कह सकते हो कि पेपर का यूज़ किया जाने लग गया। अब उसके बाद पेपर के बाद यानी लेटर वगैरह लिखा करते थे हम, तो चिट्ठी लिखा करते थे। अब उसके बाद जब पोस्ट ऑफिस का जब बहुत बड़ा क्रेज बन गया था कि एक डाकिया आएगा, डाकिया लेकर जाएगा। लेकिन दोस्त अब क्या, अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स आ चुका है भाई। आज हम अपने साधन को संप्रेषण कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम के द्वारा दोस्त। इसी को हम कहते हैं सूचना क्रांति, इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन आ चुका है आज दुनिया भर के अंदर, तो जिसके अंदर विजुअल मीडिया का एक माध्यम बहुत तगड़ा बढ़ चुका है। इंटरनेट और कंप्यूटर के दोस्तों आ जाने से संप्रेषण यानी कि जो कम्युनिकेशन है उसको और बल मिला, यानी कि थोड़ी मजबूत हुई है ये। इन माध्यम से भी दोस्तों प्रभावी संप्रेषण किया जा सकता है। इंटरनेट के दोस्तों आ जाने से कंप्यूटर की नई भाषा हमें समझ में आने लग गई, और उस कंप्यूटर की जो मतलब कि आपके जो उसके यूज़ है वो हम और तेज़ी से करते चले गए। तो कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा दोस्तों आज हमारा एक लाइफ में बहुत बड़ा पार्ट है दोस्त। आज जिस सिस्टम से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्त, वो भी एक कंप्यूटर है। डेट में से वो एक सिस्टम पे ही वो दोस्तों रिकॉर्ड हो पा रही है, पूरी इसकी दोस्तों स्क्रीन है ये। तो आज दोस्तों हम कंप्यूटर का वो चीज़ में यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन में, जैसे कि ईमेल के लिए, ब्लॉग के लिए। ब्लॉग मतलब जब अपने थॉट्स को आप लिख कर लोगों तक शेयर करते हो तो उसको ब्लॉग कहा जाता है। एंड दोस्त आपस में हम संप्रेषण को आगे बढ़ाते हैं। आज मोबाइल के अंदर व्हाट्सअप का यूज़ करते हैं दोस्त, SMS का यूज़ करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का दोस्तों साधन है जो आज बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है आज, और अफोर्डेबल भी है भाई, है ना। नेक्स्ट क्या है, जनसंचार का शैक्षिक महत्व भी है, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस भी है मास कम्युनिकेशन का, जो कि एजुकेशन के अंदर दोस्त जब हम आपस में आजकल दोस्तों डिजिटल बोर्ड के द्वारा स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। तो ये डिजिटल बोर्ड पहले थोड़ी था यार, ये आप कह लो तो ये जब कोविड आया, कोविड के टाइम से डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का जो क्रेज़ है वो बढ़ता चला गया। कोविड से पहले एजुकेशन सेक्टर में ऑनलाइन का दोस्तों जो क्रेज़ था वो इतना नहीं था जितना पोस्ट कोविड हो गया। अब क्या है दोस्त, सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दोस्त ज़्यादातर जो ऑनलाइन है वो सभी के सभी डिजिटल बोर्ड का दोस्तों यूज़ करते हैं। अब डिजिटल बोर्ड के ऊपर पढ़ाना टीचर को भी मज़ा आता है, जिसमें दोस्तों इमेजेस के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू पढ़ाता है वो, और स्टूडेंट्स को भी दोस्त अच्छे से समझ में आता है। नेक्स्ट क्या है दोस्त, जनसंचार अलग अलग समाजों की संस्कृतियों एवं सभ्यताओं के निकट लाकर पारस्परिक सद्भावना उत्पन्न करता है। यानी दोस्तों जो मास कम्युनिकेशन का जो साधन है वो अलग अलग लोगों की विचारों को आपस में फैलाता है, स्प्रेड करता है। तो दोस्त इससे क्या होता है, जो कल्चर है वो आपस में मिल जाते हैं। इसमें दोस्तों गिलबर्ट के द्वारा विचार दिए गए हैं कि जो भी हम प्रचार करते हैं अपने विचारों का, उसका प्रभाव समाज के अलग अलग लोगों तक पहुँचता है और दोस्तों उससे परिवर्तन होता है। अब भारत के अंदर दोस्त जब अंग्रेज आए थे, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको आप सिर्फ समझने के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ये मैं। तो अंग्रेज़ों के आने से पहले तो इंग्लिश का कोई क्रेज़ था ही नहीं। अब अंग्रेज़ों को भारतीयों से बात करने के लिए दोस्त हिंदी तो सीखना था ही नहीं है। उन्होंने खुद हिंदी नहीं सीखा, उन्होंने पूरे भारतीयों को इंग्लिश सिखाने की सोच ली कि इनको इंग्लिश सिखाएंगे ताकि हम बात कर सकें। और दो जब से ही पूरे समाज में चेंज आया। तो ऐसे ही जब कोई इंसान कहीं पे जाता है तो अपनी थॉट प्रोसेस को लेकर जाता है और वो पूरे समाज पर दोस्तों इफेक्ट डालता है। क्लियर दोस्तों। तो विद्यालयों में जनसंचार के माध्यम का जो प्रयोग होता है, यूज़ ऑफ मास मीडिया इन स्कूल्स, इसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले आज क्या है, स्कूल्स के अंदर डिजिटल बोर्ड की बात मैंने बताया आपको दोस्त। आज भी प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है दोस्त, कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, आईपैड दोस्त एंड टैबलेट का यूज़ किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ा दोस्तों साधन है इंटरनेट का यूज़ किया जाना। इंटरनेट के थ्रू दोस्तों डेटा को डायरेक्टली हम बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन उसी टाइम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ उसी टाइम दोस्तों बता सकते हैं। तो संचार साधनों में इंटरनेट का यूज किया जाना स्कूल में दोस्तों आधुनिक जनसंचार का साधन बन चुका है। तो इंटरनेट के ऊपर दोस्तों पूरा आपको विचार बताना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिजिटल शिक्षा चुनौतियों एवं उनके निदान के उपाय बतलाइए आप। यानी कि दोस्त जो मेंशन करना आपको, जो चैलेंजेस हैं ऑफ डिजिटल एजुकेशन एंड आपको वेज बताने हैं, वो तरीके बताने हैं कि इसका कैसे
हम छुटकारा इससे पा सकते हैं, इसको सोल्व कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम डिजिटल एजुकेशन की। देखो डिजिटल एजुकेशन का मतलब क्या है कि आज घर बैठे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप सुन पा रहे हो। अब आप इसको वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हो, अगर दोस्त मैं लाइव क्लास लेता हूँ तो यूट्यूब पे भी लाइव क्लास ले लेता हूँ और आप इसको देख पाते हो। और अगर दोस्त मैं लाइव लूँगा तो आप सीधे डायरेक्ट मुझसे कम्युनिकेट कर पाओगे। अगर मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दोस्तों दूंगा तो आप मेरी बातों को सुनकर बाद में कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को बताओगे, और अगर उसमें दोस्तों देखा तब मैं उसको रिप्लाई करूँगा। अभी आपको ये समझ आएगा कि ऑनलाइन का मतलब यहाँ पे क्या है, और ये सब दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी जानते हो। लेकिन चैलेंजेस क्या हैं इसके दोस्त, ये सब तो आपको पता है, बट चैलेंजेस बहुत बड़ी बात है। इसी को दोस्त आपको पॉइंट्स में लर्न कर लेना है। सबसे पहला जो चैलेंज है वो है उचित अध्ययन स्थानों का अभाव। सबसे पहले दोस्तों लैक ऑफ प्रॉपर स्टडी प्लेस। आज दोस्तों हम जैसे टीचरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही है, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, कि वो पढ़ाने के लिए जगह कहाँ से लेकर आएंगे। तो 2011 के जनगणना में सेंसस में बताया गया था कि 71% लोगों के पास आज दोस्तों उनके घर में सिर्फ 2 रूम का सेट है या उससे भी कम है, और उसमें दोस्तों वो गुजारा कर रहे हैं। अब इसके लिए वो फैमिली को देखें या प्लस दोस्तों पता आपको वीडियोस बनाने टाइम आपको दोस्तों पता हो जाए कि जो हमारा पंखा होता है उसको बंद करना पड़ता है ताकि नॉइज़ माइक में ना आए, और माइक में अगर नॉइज़ आ जाएगी दोस्त तो आपको झिर की आवाज़ सुनाई देगी और हमारी वॉइस आपको कम सुनाई देगी। तो दोस्त हम टीचर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं होता। आके हम शूट क्या करेंगे। अक्सर दोस्तों हम सारे टीचर में कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें दोस्तों मैं भी शामिल हूँ, जब हमारे घर में सब सो जाया करते थे तब हम वीडियोज़ को बनाया करते थे ताकि आवाज़ ना आए, क्योंकि आवाज़ आएगी तो दोस्त आप तक प्रॉपर वीडियो फॉर्मेट में नहीं पहुँच पाएगी वो, तो इससे आपको तकलीफ होगी। तो दोस्त 2011 की जनगणना में ये बताया गया था। हाँ अब ये बात ठीक है कि दोस्त अब थोड़े में इसमें सुधार आया है। लोग दोस्त आप कहीं किराए पे लेके भी अपना इंस्टीट्यूट या कोई भी ऐसा साधन खोल लेते हैं, ठीक है दोस्त। लेकिन अभी भी गाँव की जो हालात है वो थोड़ी ख़राब है यार इस मामले में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे इंटरनेट की अपर्याप्त पहुँच। देखो दुनिया भर में 5G इंटरनेट की कनेक्टिविटी आ रही है, बट भारत के अंदर दोस्त अभी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी तक सफिशिएंट भी इंटरनेट की एक्सेस नहीं हो पाया। अगर दोस्तों देखेंगे हम तो 2017 और 18 के अंदर एक सर्वे किया गया था। उस सर्वे में ये बताया गया था कि 42% ऐसे लोग हैं जो कि शहरों में बसते हैं, उनके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है वो सही तरीके से पहुंच पा रही है, बिल्कुल मस्त तरीके से पहुंच रही है। गांव में दोस्तों कहा जाए तो सिर्फ 15% ही ऐसे लोग हैं जिनके पास इंटरनेट सही तरीके से पहुँच पा रही है बस। ये दोस्तों आंकड़े 17 और 18 के हैं। तो आज इसकी स्थिति में थोड़ा चेंज आया है दोस्त। आज ये आंकड़े जो शहर वाला है वो 65% हो गया है, और जो गांव वाला है दोस्त वो 35% हो गया। बट अभी भी दोस्तों इस आंकड़े में सुधार करने की ज़रूरत है ताकि आने वाले टाइम में दोस्त ये और सुधर सके। अभी दोस्तों जब नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत मतलब कि नेटवर्क का इश्यू रहता है, नेट स्पीड। तो जो थर्ड पॉइंट है हमारा कि इंटरनेट की धीमी गति। अब जब भी देखो यार हम जब ऑनलाइन क्लासेस लेंगे और उसके अंदर इंटरनेट की कनेक्टिविटी ठीक नहीं होगी दोस्तों, बफरिंग करना स्टार्ट करते हैं, गोल गोल लोड होता रहेगा। अब इस लोडिंग की प्रॉब्लम की वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी चीज़ों को, आप इंटरनेट की एक्सेस की वजह से या दोस्त इंटरनेट स्पीड की वजह से जो स्लो चल रही है उसकी वजह से आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इसमें दोस्तों आपका भी टाइम वेस्ट होगा और चीज़ आप समझ नहीं पाओगे दोस्त। इस वजह से इंटरनेट की कनेक्टिविटी को सुधार करना आज बहुत ज़रूरी है दोस्तों। 3 पॉइंट्स तो सबसे मेजर पॉइंट से आपको ध्यान रखना है। एंड आज दोस्त इसके छुटकारे की बात करते हैं। देखो इसका छुटकारा सबसे पहले दोस्त NDFN दोस्त भारत के अंदर में पहले यानी कि जो भारत नेटवर्क नाम से जो एक कंपनी है जिसको पहले NDFN के नाम से जाना जाता था, आज दोस्तों जो भारत नेटवर्क है जिसको इंडिया नेटवर्क भी कहा जाता है कभी कभार, भारत नेटवर्क कंपनी के द्वारा पूरे भारत के अंदर दोस्तों लगभग 40,000 करोड़ रुपये दिया गया है सरकार के द्वारा। एक सरकारी कंपनी है ये, जिसको दोस्तों भारत के लगभग जितने भारत में लगभग 2,50,000 गाँव हैं। तो भारत नेटवर्क का दोस्तों एक एम है, ये दोस्तों एक पूरी मुहिम चला रखी है कि इनको पूरे भारत के 2,50,000 गाँवों तक आज इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो एक्सेस करवाना है, यानी कि सही तरीके से पहुंचाना है। अभी तक दोस्त इसके अंदर सफल नहीं हुए, फिर भी दोस्त ये जो आंकड़ा दिया गया सरकार के द्वारा ये एक सराहनीय है और सरकार इस कदम के लिए बहुत मतलब कोशिश कर रही है। और दोस्त मोदी जी के आ जाने के बाद वो जियो आया और इंटरनेट तो छोड़ो दोस्तों पूरी क्रांति आ गई, इंटरनेट की क्रांति। और आज यूट्यूब पे जो पहले जो ऑफलाइन पढ़ाई करते थे उन्होंने जो छोड़ छाड़ के बंद कर दिया वो यूट्यूब पे आ गए। यूट्यूब पे दोस्तों नेम फेम के साथ अर्निंग हो जाती है, तो सब कुछ सही हो जाता है। तो टीचरों का फ़ायदा यहाँ पे यूट्यूब पे ज़्यादा होने लग गया दोस्तों। कई जो ऑफलाइन वाले हैं अब ऑनलाइन पे रिप्लेस होने स्टार्ट हो गए। तो इसके लिए तो सरकार भी कोशिश कर रही है। ये भारत नेटवर्क को 40,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं ताकि 2,50,000 गाँवों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी को सही से पहुंचाया जा सके। इसके दोस्तों नेटवर्क जो टावर्स होते हैं वो टावर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टावर नहीं होगा तो इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक से नहीं आ पाएगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क दोस्तों। नेशनल नॉलेज नेटवर्क भी एक ऐसी ही
एक ये दोस्त ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम है सभी नेटवर्क को आपस में जोड़कर इंटरनेट कनेक्टिविटी को सही करना। थर्ड है वित्तीय सहायता में वृद्धि करना। देखो यार, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके तहत हमने ये तो बोल दिया कि इसके अंदर हम बहुत कुछ करेंगे, एजुकेशन को हम ऑनलाइन को प्रमोट करेंगे, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब तो देखो, कोविड के बारे में तो हमें पता नहीं था, ये तो अचानक आया और पूरा एजुकेशन सेक्टर बहुत बड़ा इससे इम्पैक्ट पड़ा है एजुकेशन सेक्टर पे। लोगों की 2 साल तक पढ़ाई छूट गई। अब ऑनलाइन से दोस्त कितना ही लोग समझ लेंगे यार, जब जूम की मीटिंग में है। अब दोस्त क्लास हो जूम पे और एग्ज़ाम हो रूम पे तो मज़ा नहीं आएगा यार। तो क्लास भी जूम पे और रूम दोस्त से एग्ज़ाम भी अगर ऑनलाइन हो तो बच्चे खुश भी हो जाते इसमें। लेकिन अब क्या है दोस्तों, क्लास तो जूम पे हुआ लेकिन एग्ज़ाम रूम में हो रहा है। और अब एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर ये हुआ दोस्तों, गवर्नमेंट समझ चुकी है कि कभी भी ऐसी चुनौती या कभी भी ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं कि हमें एजुकेशन सेक्टर को ऑनलाइन करना चाहिए। अब दोस्त ये चैलेंज 2 साल हमने देख लिया, तो तीसरा साल चल रहा है यार ये, ठीक है। तो एजुकेशन सेक्टर को ऑनलाइन कर दिया जाए और सरकार दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा साधन कर रही है, मतलब कि इसको प्रमोट कर रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दोस्तों जो एजुकेशन का जो बजट है उसको 6% तक इंक्रीज करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक दोस्तों हम जब से आज़ाद हुए हैं, जब से हम उसको 2.2%, 2.5%, 3% बस, इससे ज़्यादा बढ़ी नहीं पा रहे। और दोस्तों हमारा जो लक्ष्य है वो 6% का है। दोस्तों ये 3 पॉइंट है जिसके तहत गवर्नमेंट क्या कर रही है, निदान करने यानी कि सोल्व करने की कोशिश कर रही है जो इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है और जो एजुकेशन सेक्टर में जो प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अशाब्दिक संचार क्या है। अशाब्दिक संचार कितने प्रकार का होता है। अशाब्दिक मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, हम इसमें इशारों का प्रयोग करते हैं और इशारों में दोस्तों सब कुछ कह देते हैं। आज से पहले उस टाइम पे दोस्त जब लड़की को बहुत शर्म आया करती थी, तो उसी शर्मीली अंदाज में वो इशारों में दोस्तों आपस में एक दूसरे के प्रपोज कर दिया करते थे। तो बट आज का जो टाइम तो बिल्कुल ही अलग हो गया है। आज क्या है दोस्तों, ध्वनि में उतार चढ़ाव करना है ना, यानी कि भाव भंगते, यानी जो हमारी जो गेस्चर है, जो हमारी पोजीशन है, जो हमारे इमोशंस है ना, एक्सप्रेशंस है, जो बैठने की शैली है दोस्त, इन सभी के द्वारा एक इंसान की हाव भाव को पहचाना जा सकता है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे अल्बर्ट मेहराबियन, इनके द्वारा क्या कहा है। इन्होंने ये कहा है कि जो मौखिक संचार पर इन्होंने दोस्त रिसर्च किया, जो मौखिक संचार यानी जो बोल के करते हैं हम, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन, इन्होंने ये बताया कि शाब्दिक संचार का जो प्रभाव है दुनिया भर के अंदर वो 7% है। बोलकर हम कोई चीज़ों को कहते हैं तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ 7% लोगों तक ही जाता है, यानी कि 7% उसका रेट है 100% में से। जब हम किसी को स्वर के साथ, लय के साथ, सुर के साथ, है ना, कह सकते हो, मतलब कि इफेक्ट ऑफ वोकल दोस्त बिल्कुल रिथम के साथ बोलते हैं उसको, तो आप दोस्तों कह सकते हो कि कैसे है, तो दोस्त उसका जो इफेक्ट होता है वो लगभग 38% तक जाता है। यानी कि दोस्त सिंपल शब्दों में बोल देना 7% ही तक जाएगा। और सिर्फ दोस्त हम स्वर में, लय में, सुर में जब बोले हम अपने मतलब कि बिल्कुल हृदय की गहराई से, तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो 38% लोगों तक होता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्त, अशाब्दिक संचार का प्रभाव 55% तक लोगों को होता है, जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होता है। ये दोस्तों कहा गया है अल्बर्ट मेहरबियन के द्वारा कि जो अशाब्दिक संचार है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसका इम्पैक्ट 55% लोगों तक होता है। दोस्त इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अशाब्दिक संचार के कितने प्रकार हैं। सबसे पहला है शारीरिक भाषा। शारीरिक भाषा का मतलब दोस्तों क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज। जब भी कोई भी इंसान बोल रहा होता है तो वो अपने हाथों के माध्यम से, अपने दोस्त फेस के एक्सप्रेशन से भी आपको बता रहा होता है। इसका मैं दोस्त आपको जीता जाता है एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों आता हूँ मैं अपनी एक वीडियोस के ऊपर, और वीडियो में देखिए आप कि मैं जब आपको पढ़ा रहा होता हूँ, ये दोस्तों देखिए, ये देखिए आप यहाँ पे मैं आपको पूरी देखो, जब मैं आपको यहाँ पे बोल रहा होता हूँ तो सिंपली दोस्त मेरे आप हाथों का एक्सप्रेशन देखिए, मेरे दोस्त आप लिप्स देखिए, अब मेरे आप यहाँ पे हाथों को देखिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हाथों से जो मैं कह रहा हूँ और जो मुंह से जो बोल रहा हूँ दोस्त, इसका इम्पैक्ट आप पे ज़्यादा पड़ने वाला है, हाथों का और इम्प्रेशन का। अब इससे जो चीज़ों के साथ जो क्लियरिटी आएगी मन के अंदर, वो अच्छे से भी आ पाएगी। तो इशारों में आपको इस तरीके से चीज़ों को समझाना, ये दोस्त एक कह सकते हो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा साधन होता है, जिसका दोस्तों इम्पैक्ट लोगों तक जाता है। आज दोस्तों लोग क्या करेंगे, हाथ दोनों नीचे रख लेंगे, उससे मुंह से बोलते जाएंगे। ये कम्युनिकेशन का दोस्तों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, ठीक है। जब भी हम अपने इशारों से बात कर रहे हो तो इशारों में ही समझा रहे हो, वो आता है हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। क्लियर दोस्त, चलिए आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकंड पॉइंट के अंदर मुख्य अभिव्यक्ति, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन।
फेशियल एक्सप्रेशन से क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों मान लो कि कोई इंसान है जिसने दोस्तों झूठ बोला है और झूठ बोलकर आपके पास खड़ा है, तो झूठ बोलने का दोस्तों जो हाव भाव होता है, चाल ढंग जो होता है, तो उसको आपको दिख जाएगा कि उसने कोई झूठ बोला है, तो उसने कोई क्राइम किया है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से, उसके दोस्त कह सकते हो कि हाव बैठने, कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब भी वो उसके अंदर एक घबराहट सी चीज़ होती है, वो अंदर से तो घबरा रहा होता है कि यार बस मैं कब पकड़ा जाऊंगा, तो उसी वो जो उसका फेशियल जो एक्सप्रेशन होता है दोस्त, वही हमें वो बता देती है कि एक इंसान वो डर में है या क्या है, तो उससे वो पकड़ा जाता है। तो जो फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, तो ये 2 पॉइंट हो गए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट जो शब्दों का प्रयोग किए बिना, यानी कि विदाउट यूजिंग वर्ड्स, जैसे दोस्त कैसे, जैसे चेहरों के भाव से, यानी तो बैठते वक्त हथेली पर ठुंडी ठिकाना। देखो दोस्तों जब हम बैठ जाते हैं आपस में तो यूं करते हैं, इसका मतलब क्या है, हम शौक ढो रहे हैं। बार बार दोस्तों नाक को छूना, इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे कुछ मतलब कि मुंह में हाथ डालना। दोस्त ये सारे एक इशारे हैं, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पे कुछ इशारों को, हाथ व मुंह की कुछ मुद्राएं हैं जो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा समझना आप। जैसे जो गला खुजलाना, संदेह व अनिश्चितता के चिन्ह है ये, यानी कि ये अनसर्टेनिटी का एक साइन है ये, जब हम गले खुजला रहे हैं आपस में करके, यानी भाई मरने वाले हैं, तो खतरा आने वाला है यार, गए काम से गए आज तो, ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, कान खुजलाना। दोस्त बुरी सोच को रोकना, यानी कि जो कान जब हम खुजलाते हैं तो हम सोचते हैं बस यार बस, बुरी सोच को रोकते हैं हम उस टाइम, ऐसा होता है ना। थर्ड पॉइंट क्या है, कॉलर खींचना। दोस्त हमारे जो कॉलर उसको जब खींचते हैं हम, तो हम झूठ को छिपाना चाहते हैं। जब दोस्त कॉलर खींच रहे हैं हम इस तरीके से सोचते हैं कि बस हम सही अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट इसका दोस्तों मतलब यहाँ पे ये होता है कि हम अपने कॉलर को यानी कि खींचकर झूठ को छुपाना चाहते हैं। दोस्त आंखों के कुछ व्यवहार होते हैं, आई बिहेवियर आपको बताता हूँ मैं, समझिए यहाँ पे एक बार। सबसे पहले दोस्तों आंखों के व्यवहार से हम जब लोगों को घूरते हैं तो वो भी एक इशारा होता है। कोई इंसान दोस्तों कोई किसी को धमकाना चाहता है तो आंखों से घूर कर यूँ देखो, आँख फाड़ेगा, जो देखिए ऐसे करके आँख फाड़ेगा, और आँख फाड़ने का यहाँ पे मतलब क्या होगा कि आपको घूर रहा है, वो डरा रहा है, धमका रहा है वो। जैसे कि मम्मी पापा पेरेंट्स क्या करते हैं, उस बच्चों को धमका देते हैं, कोई गेस्ट आया होता है, आंखों से ही बच्चा निकल जाता है, भाई निकल लो भाई यहाँ से, ये जैसे मेहमान जाएंगे हमारे माँ बाप तो तोड़ देंगे, निकल लेते वही से वो। तो अशाब्दिक संचार का दोस्त एक साधन है हमारा आई बिहेवियर। सबसे ज़्यादा भाव व्यक्ति का काम करता है आँखों से दोस्तों बहुत कुछ हो जाता है। अरे टकरार, इकरार, प्यार, एतवार, बेवफा, दोस्त सब आंखों से निकल जाते हैं यहाँ पे। तो आज आंखें के कार्य दोस्तों मेनली देखा जाए तो हम सोचना का यानी कि हम आदान प्रदान कर सकते हैं, हम आंखों पे दोस्तों यानी कि अपने कंट्रोल भी रख सकते हैं, प्लस हम कोई चीज़ को फील करते हैं दोस्त हम आंखों से करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल, थर्ड पॉइंट है, मैं इसको एग्जांपल देता हूँ सभी को कि देखो ये 2 जने दोस्तों यहाँ पे गले मिल रहे हैं, आप दोस्तों हक कर रहे हैं यहाँ पर एक दूसरे को। तो आप जरा यहाँ पे देखिए इन्होंने आँख बंद कर लिया है। आँख बंद करने से होता क्या है दोस्तों, समीप्य, यानी कि किसी भी इंसान के हमारे पास बिल्कुल क्लोज रहने का हम एहसास कर रहे होते हैं। दोस्त मान लो कि हम बहुत दिनों से आपस में किसी से मिले नहीं हो, जब हम मिलते हैं या गले मिलते हैं तो हम फील करते हैं ऐसा कि वो हमारे बहुत क्लोज है और हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। दोस्तों ये आंखों से ही हम एहसास कर रहे होते हैं। तो नेत्र संपर्क एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, यानी कि आंखों और आंखों का संपर्क। जब दोस्त हम कहते हैं कि जब भी किसी इंसान से बात किया जाए तो आई कांटेक्ट को इस तरीके से बनाया जाए कि सामने वालों को आप देख रहे हो, तो इसका इंप्रेशन अच्छा होता है। प्लस दोस्तों शारीरिक मुद्राएं मैंने आपको बता दी, बॉडी पोस्चर्स काफ़ी सारे आपको मैंने बताया इस टाइम। जैसे दोस्तों देखोगे तो बॉडी पोस्चर्स कुछ अभी इस टाइम भी बहुत सारे हैं जो आइडियल पर्सनल में यूज़ किए जाते हैं। चलिए दोस्तों कुछ बताता हूँ आप सभी को इसमें कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रतीक है, यानी कुछ सिंबल बता रहा हूँ आप सभी को मैं अपने बॉडी के, जो हम आइडियल यूज़ करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों ओके का प्रतीक। ओके का प्रतीक क्या है दोस्तों, हम ओके के लिए उंगलियों के जो छल्ला बना लेते हैं दोस्तों, इस तरीके से हम इस तरह से करते हैं, छल्ला बना के बोलते बस ओके की रिपोर्ट है भाई, मस्त सब। तो ये पहला हो गया। सेकंड क्या है दोस्त, चित्रक। चित्रक का मतलब क्या हुआ, यानी किसी भी चीज़ का हम जब आकार बताने के लिए हथेलियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम पानी को हम अपने हाथ में ले लेंगे तो हमने इस तरीके का प्रयोग कर लिया। हमें दोस्तों कोई डायग्राम बनाना है, हम चित्रभुज बनाना है, कोई हमें ट्रायंगल बनाना है, हम जो भी बनाना है वटेवर, तो हम इसके लिए अपने हाथों की हथेलियों को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्त, नियंत्रक, यानी कि सिर हिलाना, आंखें दिखाना, ये सब भी दोस्त हमारे बॉडी का एक पोस्चर यानी कि बिहेवियर में ही आता है, जो कि एक्सप्रेशन को दिखा रहा होता है। नेक्स्ट प्रदर्शन प्रभावक, यानी कि गुस्से से घूर कर देखना, क्लियर है, बिल्कुल गुस्से से देखना, एंग्री होकर। शारीरिक नियंत्रक, यानी कि तो थकने के बाद जब अंगड़ाई लेते हैं हम तो वो ये दिखाता है कि हम थक चुके हैं।
अंगड़ाई लेते टाइम दोस्तों, जब हम क्या कहते हैं, सुबह सुबह जब वो बासी लेते हैं, या तो कभी बैठे हुए जब वो बासी किसी के सामने लेते, बोलते हैं इसको नींद आ रही है क्या, है वो बासी, मतलब कि हमने रात भर नींद पूरी नहीं हुई हमारी, ठीक है। तो सोचते वक्त अपनी ठुंडी को रगड़ना, ठुंडी को दोस्तों रगड़ते रहते हैं ना, तो ऐसे ऐसे कुछ यहाँ पे बॉडी के कुछ यहाँ पे दोस्त कह सकते हो पोस्चर है, या दोस्तों कह सकते हो कि कुछ यहाँ पे कुछ तरीके हैं जो हमारे हाव भाव को बता रहे होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे पर्सनैलिटी को बताना, यानी कि जो व्यक्ति का जो बाहरी स्वरूप है वो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पर्सनैलिटी बहुत कुछ दिखा देती है। अब एक इंसान दोस्तों, जब आप उसका चेहरे को देखोगे, हाव भाव को देखेंगे, उसकी पर्सनैलिटी आपको समझ में आ जाएगी, वो कहना या बताना क्या चाह रहा है, उस बंदा वो है क्या दिखने में। अच्छा दिखने के लिए दोस्त हमें हमेशा से जो हमारी बाहरी जो व्यक्तित्व है, जैसे कि दोस्त हमारा फेस वगैरह हो गया, हमारे हेयर कट हो गए, है ना दोस्त, हमारे ड्रेसिंग हो गया, ये सब हमारा अच्छा होना चाहिए, ताकि जब लोग कोई देखे तो जैसे कि एक आवारागर्दी का हम किसी को बोलते, देखने के साथ बोलते छपरी लग रहा है देखने में, तो ऐसे वर्ड्स कोई आपको डिनोट कर देगा। तो दोस्त हमारे कपड़े अच्छे होने चाहिए, है ना, यानी कि स्पर्श करते बिल्कुल मस्त कपड़े होने चाहिए। एंड दोस्त जो अतरंगता, मतलब दोस्त हमें आपस में एक दूसरे से कह सकते हो कि दूरी में रहना चाहिए, कम से कम दोस्तों 18 इंच के। और जब हम कोई भीड़ वाले इलाके में भी हो तो दोस्तों हमें पर्सनल डिस्टेंस बनाकर चलना चाहिए, लगभग 4 फीट का। और हमें सुगंध यानी जो परफ्यूम का भी यूज़ करना चाहिए। ये दोस्तों हमारे एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी एक पार्ट है, तो ताकि लोग अट्रैक्ट हो। ये वाला अट्रैक्ट नहीं दोस्त, ताकि प्यारी मोहब्बत हो जाए, ऐसा अट्रैक्ट ताकि लोग लगे कि नहीं भाई अच्छा बंदा है ये, है ना। मतलब दोस्त आप समझ सकते हो कि एक दूसरे को आपस में एक जो पर्सनैलिटी है दोस्त, वो लोगों को देखने से ही आपस में अट्रैक्ट कर रहा हो कि क्या बंदा है, वाह भाई, है ना। चलिए दोस्तों, ताकि नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो हमारी लैंग्वेज होती है दोस्त, इसका इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे। एंड नेक्स्ट दोस्त ये पॉइंट है नहीं कोई ऐसा। एंड जो अशाब्दिक संचार है, इसके मेन कार्य क्या होते हैं, यानी कि मेन वर्क क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। नॉन वर्बल का दोस्तों क्या होता है, मौखिक शब्दों, यानी जो हमने जो मुंह से बोल दिया है उसको रिपीट करना। कभी कभार दोस्तों यही होता है, जो हमने बोल दिया उसको रिपीट कर रहे होते हैं हम। एंड जो मौखिक संदेश का ये विकल्प बनता है, यानी कि हम वर्बल का मैसेज ना करके हम इशारों में जब करते हैं दोस्त, तो ये उसका विकल्प होता है, ये एक अल्टरनेट होता है हमारे पास, ये अल्टरनेट का काम करता है ये। एंड ये पॉइंट में इसी बात क्यों कही जा रही है ये। एंड मौखिक संचार के दोस्त नियामक की तरह काम करना, यानी कि एक्टिंग एज अ रेगुलर ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, एज अ वर्बल कम्युनिकेशन की तरह दोस्तों काम करना। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, शिक्षा में रेडियो और श्रव्य माध्यम के उपयोग को बतलाइए। यानी कि आपको दोस्त एक्सप्लेन करना है यूज ऑफ रेडियो एंड ऑडियो मीडिया इन एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों रेडियो एक श्रव्य यानी कि सुनने का माध्यम है, जिससे हम ऑडियो को सुन सकते हैं। बट आज जो रेडियो है इसके दोस्त यूज़ लोग कम ही करते हैं। मैंने दोस्तों जो बताऊँ, जैसे कि यूपीएससी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्त, उनको अच्छे से पता होगा कि रेडियो का यूज़ हम डेली न्यूज़ को सुनने के लिए करते हैं। जैसे कि दोस्त राज्यसभा चैनल भी देखते हैं हम, तो जिसको संसद टीवी कहा जाता है, तो दोस्त मेनली हम इसीलिए करते हैं ताकि हम अपडेटेड रहें। इस पर दोस्तों कोई बकवास नहीं होता, कोई ऐसे कोई दो कौड़ी के लोग आके चैनल पे बैठ जाए और आपस में बहुत इस पे करे, इस पे बातचीत करे, ऐसे मुद्दे पे तो डिबेट नहीं करते, यानी कि न्यूज़ चैनलों की तरह। सर बस वो तो पेड होते हैं यार, अगर कहा जाए तो, ठीक है, आज के न्यूज़ चैनल में। तो रेडियो एक अच्छा मतलब साधन है। और आज ना हो गया दोस्तों टेलीविज़न, मोबाइल, सोशल मीडिया। आज से पहले जब हमारे पापा दादा के ज़माने में दोस्त सिर्फ रेडियो चला करता था, ठीक है, तो दोस्त आज दोस्त अखबार और रेडियो इन दोनों का ही साधन है। तो रेडियो दोस्त सुनने का साधन है, तो आपका अखबार पढ़ने का साधन हो गया। रेडियो समाचार लेखन के में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर आपने अभिव्यक्ति माध्यम में पढ़ा हुआ क्लास 12 के अंदर, जिसको उल्टा पिरामिड शैली में बनाया जाता है। सबसे ऊपर दोस्तों इसका इंट्रो मुखड़ा होता है, बीच में इसका बॉडी होता है, लास्ट में इसका समापन किया जाता है दोस्तों। इसका पूरा फॉर्मेट होता है ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम, रेडियो प्रसारण सेवा अथवा रेडियो के महत्वपूर्ण उपयोग। क्वेश्चन मतलब इसी का पॉइंट है ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, आखिर रेडियो का प्रसारण और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। देखो दोस्तों, रेडियो से जो प्रसारित होने वाली जो भी कार्यक्रम होती है उसमें तो काफ़ी सारे एजुकेशनल प्रोग्राम भी होते हैं। अगर दोस्त आप रेडियो को सुनते होगे रोज़, तो आप काफ़ी सारे ऐसे कार्यक्रम आते हैं जो कि दोस्त एजुकेशनल होते हैं। उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड भी होता है, डेली दोस्त न्यूज़ से भी रिगार्डिंग होता है, और अलग अलग पर्टिकुलर सतत विकास, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया दोस्त। तो ऐसे काफ़ी सारे दोस्त इशूज़ के ऊपर, उसके ऊपर आए दिन रेडियो के ऊपर समाचार या एजुकेशनल न्यूज़ आप कह सकते हो, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन कह सकते हो, जो कि मीडिया का साधन है दोस्त रेडियो। इसलिए इस मीडिया के साधन को भी एजुकेशन में यूज किया जा सकता है। तभी दोस्त हमारा टॉपिक ये मीडिया इन एजुकेशन। तो शिक्षा को एक सशक्त माध्यम है आज रेडियो,
जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्त वो अच्छे से समझते होंगे। रेडियो पे दोस्त जो एक समाचार आता है रात 7 बजे, वो सभी को सुनना होता है, बहुत ज़रूरी होता है यार। वो देखो, विद्वान विचारकों के विचार, वाद विवाद, भाषण सुनने के अवसर, यानी कि जो अलग अलग स्कॉलर्स होते हैं दोस्त, स्कॉलर थिंकर्स जो होते हैं, उनके जो अच्छे विचार हैं दोस्तों हमें रेडियो पे ही मिलता है। उनके भाषण सुनने को अवसर मिलता है हमें, जो हमारे जो माइंड के जो है ना वो ओपन करता है, वो चीज़ों को अलग अलग जानकारी देकर हमें बताता है कि अच्छा ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो रेडियो दोस्तों आज ऑडियो मीडिया में आज सबसे अच्छा साधन माना जाता है रेडियो का। एंड दोस्त यानी कि सुनने का साधन है ना लिसनर के लिए। बट दोस्तों आज कुछ ऐसे ऑडियो मीडिया साधन भी है, जैसे कि देखा तो टेप रिकॉर्डर हो गए जिसमें हम ऑडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। रेडियो हो गया दोस्तों, ग्रामोफोन हो गया, और लिंग्वोफोन हो गया दोस्तों, ये होता है लिंग्वोफोन, ठीक है। इसमें भी दोस्तों बोलकर हमें ऑडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो गया, तो देखो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ सिर्फ इन पॉइंट का एक्सप्लेन नहीं करना, और जो क्वेश्चन बड़ा है दोस्त उसको शॉर्ट नोट्स मात्र एक्सप्लेन नहीं करना। लॉन्ग आंसर में दोस्त उसको थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना होता है। नोट्स में दोस्त मैंने पूरा एक्सप्लेन करके आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दृश्य कला में प्रतीक के महत्व। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। इसमें क्या है, आपको सिग्निफिकेंस बताना है सिंबल्स का इन विजुअल आर्ट्स के अंदर। ये दोस्तों जो सिंबल्स होते हैं, जैसे ये सिंबल देखते हैं तो वो बोलते हैं अच्छा वाईफाई का सिंबल है ये देखते हैं भाई, ये देखो लाइक का सिंबल है, ये हैशटैग का सिंबल, तो ये सारे एडग्रेड का सिंबल, ये सबके सिंबल्स बन चुके हैं। ये आखिर सिंबल्स का यूज़ क्या होता है हमें ये बताना है इसमें दोस्त। सबसे पहले देखा जाए प्रतीक का प्रयोग प्रतिमा, चिन्ह अथवा संकेत के लिए होता है दोस्त। प्रतीक अंग्रेजी के सिंबल का मतलब होता है, यानी कि प्रतीक को इंग्लिश में सिंबल कहा जाता है। प्रत्येक रूप में प्रतीक छिपा होता है। अगर दोस्तों देखो जितने भी रूप हैं अलग अलग, इंसानों के रूप देख लो, किसी भी रूप को देख लो, उसमें कोई ना कोई एक प्रतीक छुपा होता है, एक सिंबल छुपा होता है। तो दोस्तों हिंदी साहित्य कहता है कि जिस तरीके से दोस्तों जब हम एक बीज देखते हैं, बीज सीड्स देखते हैं हम, उस बीज में हमें पेड़ थोड़ी दिखता है। अब हम दोस्त बीज को लगा देते हैं, पानी रोज डालते जाते तो बीज बड़ा होकर पेड़ निकल जाता है, उसमें एक पौधा प्लांट्स निकल जाता है। अब दोस्त इस बीज को हमने देखा है लेकिन हमने पेड़ को नहीं देखा, बट उस बीज में क्या प्रतीक छुपा हुआ है, पेड़ छुपा हुआ है। क्लियर दोस्त, ये कौन कह रहा है, हिंदी साहित्य कोश के अनुसार। नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार है। ये दोस्तों क्या करते हैं, ये इनका कहना है कि एक सिंबल किसी पर्टिकुलर टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे दोस्त मैंने आपको स्टार्टिंग में वाईफाई का सिंबल दिखाया, तो अगर इस सिंबल को हम किसी को दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा कि इसका मतलब वाईफाई होता है, जो कि हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो इंटरनेट होता है, तो इजीली समझ सकता है वो। तो सिंबल का मतलब होता है जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को रिप्रेजेंट करता हूँ, उसको दिखाता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है दोस्त, विद्वानों ने प्रतीकों को 2 भागों में बांट दिया है। मेनली 2 भागों में बांटा है, बट इसके और भी टाइप्स हो सकते हैं। पहला है दोस्त साहित्यिक प्रतीक, यानी कि जिसमें हम भावनाओं को समझाते हैं, अपने इमोशंस को दिखाते हैं। दूसरा है साइंटिफिक सिंबल, जिसमें दोस्तों एक प्रतीक दूसरे प्रतीक के बारे में बताता है, यानी कि एक सिंबल दूसरे सिंबल का यानी कह सकते हो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक सिंबल दूसरे सिंबल के बारे में बता रहा होता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ सिंबल है जैसे कि रिलीजियस सिंबल हो गए, कल्चर सिंबल्स हो गए, बट इन सब को दोस्तों हम इसमें नहीं स्टडी करें क्योंकि एजुकेशन में रिलीजन का क्या लेना देना यार, ठीक है, वो तो एक अलग पर्सनल मैटर हो गया हमारा। जैसे उस रिलीजन के अंदर देखो तो इस्लाम धर्म हो गया, चाहे हिंदू धर्म हो गया, तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में कोई एक सिंबल जरूर मिलेगा आपको। जैसे कि दोस्त हम स्वास्थ्य बनाते हैं ना, ऐसे करके बनाते हैं दोस्त, है ना, ये देखिए, तो एक ये हमारा सिंबल हो गया। तो इस्लाम धर्म में जैसे चांद हो गया, चांद बनाना एक झंडे पे हो गया, ठीक है दोस्तों, इसका सिंबल ऐसा कहा जाता है। तो अलग अलग सिंबल देखा जाता है यहाँ पर, ठीक है, एक प्रतीक कह सकते हो आप। मनोविज्ञाताओं के अनुसार, यानी तो अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उनके अनुसार प्रतीक की विशेषता क्या है। देखो दोस्तों, प्रतीक आपकी अचेतन मन को बताता है, यानी कि जो मन में आपके है उससे आपने एक साइन दिखाया। जैसे धर्म के अंदर दोस्तों हम ये स्कोर क्रॉस दिखाते हैं, तो क्रॉस देखते समझ जाएंगे अच्छा क्रिश्चियनिटी की बात हो रही है। तो ऐसे अचेतन मन को दिखाता है ये, और ये विचारों का प्रतीक होता है, जो आपके आइडियाज़ है ये उनका प्रतीक होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त हमारा है, भारत में पेड न्यूज़ और पेड सोशल मीडिया में आपको टिप्पणी देनी है, यानी कि कमेंट करना आपको पेड न्यूज़ और पेड सोशल मीडिया क्या होता है। तो पेड न्यूज़ या पेड सोशल मीडिया एक ही चीज़ है, बस इनका यूज़ क्या आता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, जो अपनी किसी आइडियोलॉजी की, अपनी विचारधारा को दोस्तों फैलाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब दोस्त इनको पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा दोस्तों पैसे दिया जाता है। जैसे कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देख लो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो दोस्त, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उन सभी के द्वारा ऐसे पेड न्यूज़ चलाए जाते हैं अपनी कैंपेनिंग, अपने दोस्त जब इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन के टाइम पे आप देखो दोस्त न्यूज़ चैनल के ऊपर भी स्टार्टिंग में जब एड्स आते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के वोट को दोस्त प्रभावित करने के लिए या उनको वोट दो ये कहने के लिए दोस्त उस पे एक पर्टिकुलर ऐड चला रहे होते हैं वो, तो वो पेड न्यूज़ ही कहलाता है वो।
तो भारत में दोस्तों नई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो बिल आया था 2021 में पास होने के बाद भारत के अंदर थोड़ा सा ये क्या सकते हैं कॉन्ट्रोवर्सी चलना स्टार्ट हो गया था। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक वगैरह हो गए, इनके थ्रू हुआ क्या था कि भारत में दोस्तों जो इतने भी सोशल मीडिया इनके कोई नोडल ऑफिसर नहीं है, और ये कहा गया कि जब इनका नोडल ऑफिसर नहीं होगा तो भारत में कैसे चल पाएंगे। कोई इंसान कोई हो जाता है, मान लो किसी ने सोशल मीडिया पे कोई गलत पोस्ट डाल दिया हो, तो इनके खिलाफ में अगेंस्ट में कोई एक्शन लेंगे तो हम कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो गए है ना दोस्त, ट्विटर वगैरह हो गए, या दोस्त यहाँ पे यूट्यूब हो गए, तो इनका कोई नोडल ऑफिसर होना चाहिए। जब से दोस्तों भारत के अंदर एक नोडल ऑफिसर होना स्टार्ट हो गया है, और अब दोस्तों सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के भारत के अंदर अलग अलग स्थानों पे अलग अलग स्टेट के अंदर एक नोडल ऑफिसर होता है जहाँ पे जाके हम उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये दोस्तों नए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 के तहत किया गया है दोस्त। ठीक है दोस्त, चलिए। एंड तो पेड न्यूज़ का मतलब आपको समझ में आ गया कि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा या किसी के इंसान के द्वारा जब पैसे देकर अपनी आइडियाज़ को, अपने विचारों को जब प्रचार किया जाता है उसको दोस्तों पेड न्यूज़ कहा जाता है। नेक्स्ट है संचार क्या है। मौखिक और लिखित संचार में अंतर बताना आप सभी को। व्हाट इज कम्युनिकेशन, डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। देखो संचार का मतलब दोस्त बातचीत करना सिंपल। अब ये बातचीत लिखित में भी हो सकता है और अलिखित में भी हो सकता है दोस्तों। जब लिखित में होगा तो हम पेपर वर्क की बात करेंगे, और जब अलिखित में होगा तो जब हम बोल कर जैसे कि हाय, वाओ, कूल, जब हम बात कर रहे होंगे तो इस तरीके से बात करेंगे। तो यहाँ पे एक थिंकर है हैमन के अनुसार, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना बिना किसी रोक टोक के जब हम पहुंचा पाते हैं उसको कहा जाता है दोस्त मौखिक संचार, यानी कि बिना रोक टोक के सूचना पहुंचा पा रहे हैं हम, मौखिक संचार, या दोस्त उसको कह सकते हो आप लिखित संचार, यानी कि रिटन, या दोस्त उसको ओरल, दोनों ही कहा जाता है जब हम सूचना पहुंचा पा रहे हो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, कोई बिना दोस्तों रोक टोक के, और दोस्त दोनों में ही हो पाता है ये तो। बट सूचना चाहे दोस्तों हम जो हमारे पहुंचाने का जो तरीका होता है, इसलिए हम इसको समझते पहले संचार की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहला है दोस्त संचार दो तरफा प्रक्रिया, यानी कि संचार होने टाइम दो या दो से अधिक इंसान एक जगह पे अवेलेबल हो और आपस में दोस्तों बातचीत कर रहे हो, तभी तो एक मौखिक संचार हो पाएगा। मुंह से बोलकर दोस्त आपस में ये संचार कर रहे हो दोस्त। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के अंदर तो संचार होने का मतलब तरीका बताया जा रहा है आप सबको। पहला पॉइंट में ये है, यानी टू वेज प्रोसेस होता है ये। सेकंड क्या है, इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है जिसमें दोस्तों इंसान की विचार और सूचनाएं अलग अलग लोगों तक पहुंच पाती है। पहला संचार के, यानी कि संचार मतलब कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पॉइंट, संचार एक व्यापक प्रक्रिया है। व्यापक प्रक्रिया मतलब इसके अंदर डिबेट होता है, विचार विमर्श भी होता है। एक अधिकारी अपने से नीचे अधिकारी को डायरेक्शन यानी कि आदेश देने का काम करता है। दोस्त यहाँ पे अलग अलग काम होता है। 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट क्या है, संचार प्रबंध, यानी कि दोस्त इसके अंदर जो नेतृत्व होता है, जो मैनेजमेंट, किसी भी कंपनी का जो मैनेजमेंट संभाल रहा होता है उसका मेन काम होता है कम्युनिकेट करके अपने नीचे से अधिकारियों को डायरेक्शन देना, जो कि दोस्त मैंने आपको इस पॉइंट में बताया है। ठीक है, संचार एक व्यापक प्रक्रिया, इस पॉइंट में बताया मैंने आपको। प्लस दोस्त पूरे एक मान लो दोस्तों एक पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिकल पार्टी का भी एक अध्यक्ष होता है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष। वैसे ही दोस्त सभी कंपनी का एक CEO होता है, और उस कंपनी को रेगुलेट करना, उसका पूरा मैनेजमेंट करना इसी के हाथ में होता है दोस्त। जैसे कि चाहे ट्विटर हो गया, चाहे किसी भी कंपनी को देख लो आप। ठीक है, एलन मस्क भाई ट्विटर के अब मालिक बनने वाले भाई, पूरे मालिक भाई। अब इस बंदे से ये यार कि पैसा का होश इतना बंदे के पास यार, पूरा बस मालिक बनना है तो ट्विटर का मालिक बनना है अब तो भाई, ट्विटर हमारा होगा अब तो, देख लो यार एलन मस्क को। संचार कार्यों के निष्पादन की आधारशिला, सबसे पहले जो संचार कार्य होते हैं उसके अंदर एक इंसान और दूसरे इंसान की जो एक्सप्रेशन होता है वो भी पहुंच पा रहा होता है। आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस रिटर्न और ओरल में। चलिए आपको दोस्त अब डिफरेंस बताते हैं। जो मुख द्वारा दोस्तों संप्रेषण होता है उसमें 2 या 2 से अधिक लोगों का होना जरूरी है। मौखिक संचार दोनों पक्ष के बीच में होना होता है, ये भी बोल रहा हो तो ये भी बोल रहा हो। इसमें जो सेंडर और रिसीवर दोनों का इसमें रोल हो रहा होता है। मौखिक दोस्तों भाषा में पैरा, मौखिक भाषा के अंदर दोस्तों पैरा का भी बहुत बड़ा मतलब रोल होता है। जैसे कि हम स्वर, ध्वनि, आवाज, लहजा, सुर से एक इंसान बोल रहा होता है, तो इससे पता चलता है कि हम कोई क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है दोस्त, अच्छा या बुरा का हम डिफरेंस यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्त मैके नाम का एक थिंकर जिसने ये कहा है कि एक वर्ड के अनेक अर्थ हो सकते हैं, इसलिए मौखिक जब यानी कि जब हम मुंह से बोल रहे हो यार तो उसके अंदर मेनली हमें उस चीज़ का पता होना चाहिए जब हम मौखिक यानी जब हम कर रहे हो तो। जैसे कि दोस्त यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, ये राम घर गया,
यहाँ पर जो फुल स्टॉप है तो हम बता रहे हैं कि राम घर चला गया, हम किसी को बता रहे हैं। नेक्स्ट में बताया गया है राम घर गया, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हम पूछ रहे हैं कि राम घर गया। ऐसे दोस्तों एक पॉइंट और बताता हूँ मैं आपको। मान लो दोस्तों यहाँ पे ये कहा जाता है कि आरती, दोस्तों कोई आरती है तो प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। आरती नाचने वाली है, यानी कि आरती इज गोइंग टू डांस, सिंपल इसका मतलब है, यानी कि आरती बस जा ही रही है जस्ट नाचने के लिए, नाचने वाली है। आरती अब नाचने के लिए जा रही है भाई, और सब देख रहे हैं, बस नाचने के लिए जा रही है वो। पहला दोस्तों इसका मीनिंग ये हो गया। अब सेकंड इसका मीनिंग ये निकलेगा कि आरती नाचने वाली है, मतलब आरती एक नचनिया है, वो नाचने वाली है, सभी जगह नाचने का काम ही है उसका। समझ आया दोस्तों, एक ही वर्ड का दो मीनिंग, ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एक दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ हमने देख लिया था अभी स्टार्टिंग में आई है पहले। मौखिक संचार में तो आप ये समझ गए कि जब हम मुंह से बोल के बात कर रहे हैं। लिखित संचार में जब हम किसी लेटर का यूज कर रहे हैं, पोस्ट का यूज कर रहे हैं, ब्लॉग पोस्ट का यूज कर रहे हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम का, हम उसके अंदर चीज़ों को दोस्तों पोस्ट डाल के एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये दोस्तों हमारा लिखित हो गया, जिसके अंदर एक्सप्रेशन का कोई भाव, आपका दोस्त सुर, आपका अंदाज, आपका एक्सप्रेशन दोस्त एक दूसरे से मतलब कि एक्सचेंज नहीं हो पाता। आप बोलने के चारों दोस्त आपका जो हाथ का जो एक्सप्रेशन है, जो आपके चेहरे की जो फेशियल जो एक्सप्रेशन है, हम वो दोस्तों एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। इसका एक मेन यहाँ पे डिफरेंस है, आपको ये पता होना चाहिए। चलो दोस्तों यहाँ पे एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ, मौखिक संचार के साधन क्या है। तो आपको बस ये समझ में आ गया ना कि मैक ने यही कहा है कि एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो ये आपको दोस्त ये कुछ मैंने जो एग्जाम्पल दिए हैं आपको इससे समझ में यहाँ पे आ गया होगा। नेक्स्ट है मौखिक संचार के साधन क्या है, मीन्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। इसमें दोस्तों प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट किया जाता है, इस या तो डायरेक्ट या तो बोलकर आपस में, या दोस्तों टेलीफोन से हम कांटेक्ट करें बट डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। रेडियो और दूरदर्शन के द्वारा भी दोस्त कांटेक्ट होता है इसके अंदर। और इस तरह के दोस्तों ये हो गया हमारे मौखिक। और दोस्त लिखित में तो हमारे सारे साधन आ जाते हैं, बट आपको इसके अंदर दोस्त क्या बताना है, जो लिखित और बोल कर यानी कि जो ओरल और जो रिटर्न में जो इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है दोस्त, आपको वही इसमें एक्सप्लेन करना है दोस्त। तो इसमें रिटर्न तो आप इजीली बता दोगे जो लिखित साधन है, बट मौखिक वाले तो सारे पॉइंट्स मैंने आप सभी को यहाँ पे बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम इस पे आते हैं अभी। चलिए दोस्तों देखो, मैं आपको इस क्लास के खत्म होने के बाद आपको नोट्स देने वाला हूँ। उस नोट्स के अंदर मैंने इन सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल डीपली समझा दिया है, तो उस नोट्स को जरूर ले लीजिएगा आप, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा मैं। चलिए दोस्तों, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की बुनियादी सेवाओं के बारे में आपको बताना है, इसके लाभ हानि भी दोस्तों आपको बताना है, यानी कि इंटरनेट ये आपको बेसिक सर्विस क्या है इसकी, और आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताना है। इंटरनेट दोस्तों जिसे नेट भी कहा जाता है, हर तरह के दोस्तों जानकारी इससे प्राप्त कर सकते हैं। हम कंप्यूटरों पर सीधी बातचीत भी कर सकते हैं दोस्तों, जिस तरह के साथ हम गूगल मीट, स्काइप का दोस्तों यूज करते हैं। 1957 के अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा दोस्त इसके ऊपर रिसर्च किया गया कि इंटरनेट की क्रांति लेकर आनी है, इसकी शुरुआत करनी है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी दोस्त, जिसको आरपा यानी कि ARPA के नाम से भी जाना जाता है, इसको अमेरिका ने बनाया, जिसका मेन काम था इंटरनेट की स्थापना करना दोस्त। पहले इंटरनेट को ARPANET के नाम से जाना जाता था और 1969 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्त। और इस तरीके से 1969 से ही अमेरिका के अंदर दोस्त इसकी स्थापना हो गई थी। और वो इंटरनेट का यूज़ करने वाला दोस्त भारत के दोस्त पड़ोसी देश जब सोच ही रहे थे इंटरनेट यूज़ करना दोस्त, अमेरिका उसका यूज़ कर चुका था। इंटरनेट दोस्तों एक वैश्विक नेटवर्क बन गया। उसके बाद दोस्तों इससे वर्ल्ड वाइड नेटवर्क बन गया, जिसको दोस्तों www के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड में पूरा एक मकड़ जाल की तरह दोस्तों फैल गया, एक मकड़े की जैसे जाल होती है उस तरीके से, जिसमें दोस्तों कई स्वायत्त नेटवर्क आज आ गए इसके अंदर, जिसमें दोस्तों सैटेलाइट के द्वारा इसको इंटरनेट की फैसिलिटी पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया गया। आज दोस्तों की सेवाएं क्या है, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड दोस्त इसके लाभ क्या है, अब बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है दोस्त। आज इंटरनेट ने तो पूरी दुनिया की मतलब कैसे हो कि तकदीर बदल दी है, पूरी किस्मत बदल दी है। आज दोस्त इंटरनेट के थ्रू आप पैसे कमा सकते हो, इंटरनेट से आप पढ़ सकते हो, नॉलेज भी ले सकते हो, कोई रिसर्च कर सकते हो। तो घर बैठे पूरी दुनिया की आप शेयर करें, कहीं पे दोस्तों जाके आप उनके बारे में जान सकते हो, वहाँ पे घूम सकते हो। कैसे घूमना मतलब आप किसी ब्लॉग देख लो भाई, घूम लिया इसका मतलब आपने। कहीं की दोस्तों जाके आप पूरी उसकी ट्यूटोरियल देख सकते हो। बहुत कुछ इसके फ़ायदे हैं यार यहाँ पे, है ना। कुछ चीज़ें दो जिसका हम आए दिन यूज़ करते हैं, जैसे कि ईमेल का यूज़ करते हैं हम इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, हम शॉपिंग करते हैं अमेजोन के थ्रू हो गया, इंटरनेट के थ्रू हम चैट करते हैं, हम व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम दोस्त हो गया हमारा, एंड इंस्टाग्राम हो गया, किसी के थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं हम।
एंड सबसे बड़ा दोस्तों, हम वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और अपने आइडियाज़ को पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आखिर विज्ञापन क्या है, विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं, एक प्रभावी विज्ञापन कार्यक्रम को कैसे विकसित किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में देखते हैं एडवर्टीजमेंट क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग का प्रोग्राम कैसे चलता है, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडवर्टीजमेंट क्या है हमारा, ठीक है, यानी कि विज्ञापन की डेफिनेशन क्या होती है। उत्पाद या सेवा को दोस्तों बेचने के लिए, इसके यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, उसके लिए जो हम प्रचार प्रसार करते हैं, जो हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, उसी को दोस्त हम विज्ञापन की परिभाषा कहा जाता है। आज दोस्तों विज्ञापन छोटी सी छोटी हर चीज़ के लिए की जाती है। आज दोस्तों चाहे एड्स चलाते हैं, जैसे कि हम देखोगे आप जब वीडियोस को देखते हो तो स्टार्टिंग में एड्स आता है, तो बीच में इसके एड्स आ रहा होगा। इस एड्स का मतलब ये दोस्तों ये होता है, जो एडवर्टाइज़र होते हैं वो कंपनी से यानी कि गूगल से कॉन्टैक्ट करते हैं और उनके जो एड्स होती है वो दोस्त आपकी वीडियोस के ऊपर चलाई जाती है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप साइड में देखते होगे, वेबसाइट के ऊपर भी। तो ये तो दोस्तों ऑनलाइन का तरीका। अगर ऑफलाइन की बात करें तो बैनर छपवा के, पैम्पलेट छपवा के, गलियों में दोस्तों अपने रोडों पे, कॉर्नर पे हम बड़े बड़े पैम्पलेट लगवा देते हैं। तो ये हो गया दोस्तों विज्ञापन का साधन। तो बात करते हैं आखिर ये एक विज्ञापन का लेखन क्या होना चाहिए। जब हम एडवर्टीजमेंट देने वाले हैं उसका लेखन का तरीका क्या हो। देखो, सबसे पहले विज्ञापन आपका काफ़ी आकर्षक हो, है ना, काफ़ी अट्रैक्टिव हो, जो लोगों को आपस में आकर्षित करे। जैसे कि उस पर लिखा हो सब कुछ और उस पर कुछ स्लोगन टाइप में भी कुछ लिखा हो। विज्ञापन से दो तरीके के होते हैं, एक होता है लिखित, एक होता है मौखिक, रिटन और ओरल। विज्ञापन निम्न प्रकार में विभाजित किया जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों अनन्य विज्ञापन। अनन्य विज्ञापन मतलब जब अपने हम नेम को ब्रांड बनाना चाहते हैं। सभी जगह दोस्त हम अपने नेम को इस तरीके से प्रमोट करते हैं कि हमारा नेम बच्चों तक गूंज उठे और सब उसको नाम पता हो। ये दोस्तों आज करने में बायजूस बड़ा माहिर है। बायजूस देखते होगे आप दोस्त, IPL हो गया, उसके अंदर भी दोस्त चाहे वो आप क्रिकेट मैच हो गया, उसके अंदर वो जो एडवर्टीजमेंट करवाते हैं तो हमारे जो क्रिकेट प्लेयर होते हैं उनके टी-शर्ट के ऊपर भी सिर्फ वही लिखा होता है। तो प्लेग्राउंड के अंदर सब जगह बायजूस छा रहा होता है। तो इस तरीके से वो करवाते हैं ताकि बस वही दिखे। अनअकैडमी देख लो भाई, तो ये बहुत तगड़ा दोस्त इनका प्रचार का साधन होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, सूचना पद विज्ञापन, यानी कि नोटिस पोस्ट एडवर्टीजमेंट। ये दोस्तों लोगों के वेलफेयर करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, दोस्तों रोजगार के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके एजुकेशन के लिए दोस्तों भी कोई एडवर्टीजमेंट निकाला जाता है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, तो उसको कहा जाता है सूचना पद विज्ञापन। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, संस्थानिक विज्ञापन। ये दोस्तों संस्थाओं के द्वारा, चाहे स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, कोई कोचिंग क्लासेस हो गए, उनके द्वारा जब दोस्तों निकाला जाता है उसको कहते हैं संस्थानिक विज्ञापन। दोस्तों अलग अलग इसके टाइप्स हो गए, ये चीज़ हम वहाँ पे समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं और भी कुछ टाइप्स है दोस्त। औद्योगिक विज्ञापन, जब कोई भी इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग, यानी कि जो कोई इंडस्ट्री निकालती है, जैसे कि दोस्त कोई कंपनी हो गई, कोई कॉरपोरेट हो गई, मान लो कोई स्टील उत्पादन करने वाली, कोई लोहा उत्पादन करने वाली, कोई बिस्किट बनाने वाली, कोई बड़ी बड़ी, है ना, या दोस्तों मान लो आप कोई बोतल बनाने वाली, तो बोतल के ढक्कन बनाने वाली, चाहे कुछ भी कैसी भी कंपनी को ले लो, तो वो कंपनी क्या करती है, आपस में एडवर्टीजमेंट निकालती है। उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल एडवर्टीजमिंग, यानी कि जो इंडस्ट्री को लेकर वो एडवर्टाइजिंग करते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है दोस्तों, वित्तीय विज्ञापन। इसके अंदर क्या आता है, मान लो दोस्तों कि किसी के पास एक कंपनी है, वो अपनी कंपनी की जो शेयर है वो बेचना चाहता है, तो ऐसे लोगों को वो अट्रैक्ट करेगा जो शेयर खरीदना चाहते हैं। दोस्तों मेनली जो वित्तीय विज्ञापन होता है वो शेयर खरीदने वालों को टारगेट करता है। तो इसमें दोस्तों अपने शेयर को बेचने के लिए एडवर्टाइजिंग की जाती है वित्तीय विज्ञापन के अंदर। आखिर एक प्रभावशाली इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैसे लिखा जा सकता है दोस्त। सबसे पहले जो भी हम विज्ञापन पूरा लिखते हैं, जो अपनी पूरी लाइन लिखी जाती है, उसको बोला जाता है बॉडी टेक्स्ट, यानी कि कॉपी। ठीक है, पूरी कॉपी यानी पूरा पेपर हमारा ये होता है, एक पूरी कॉपी उसको कहा जाता है। नेक्स्ट, तो किसी भी विज्ञापन में लिखी जाने वाली जो समस्त सामग्री होती है उसी को दोस्त पूरा कॉपी कहा जाता है। और जब हम उसमें लिख रहे होते हैं, सबसे पहले उसके अंदर हमें शीर्षक यानी कि हेडिंग लिखनी होती है, जो काफ़ी बोल्ड होना चाहिए, काफ़ी दोस्तों यानी कि बोल्ड मतलब काफ़ी, यानी कि थोड़ी से वो उसका फ़ॉन्ट बड़ा हो, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इस तरह के दोस्तों बड़े बड़े फ़ॉन्ट है ना, या दोस्त मैंने अपने हेडिंग को थोड़ा बड़ा बना रखा है और उसके नीचे जो उसके जो कंटेंट होते हैं दोस्तों हम जो छोटे छोटे लिखते हैं। तो वैसे ही जब ये कोई एडवर्टाइजमेंट करना है उसका, तो हेडिंग को बड़ा लिखना चाहिए हमें सबसे पहले। उसके नीचे भी एक सब टाइटल देना चाहिए हमें, सब हेडिंग देना चाहिए हमें। जैसे आप भी दोस्त अक्सर आपने कहीं देखा होगा, लिखा होता है ऑफ 50%, 10,000 का माल 500 मिले, या दोस्तों 1,000 का माल 500 मिले, तो 1,000 पे कट कर देते हैं और 500 का माल दोस्तों 1,000 का माल जो 500 उस पर कट कर दिया वो अब 500 रुपये का है। तो ऐसा कुछ आपको दिखाया जाता है, उसको कहा जाता है सब हेडिंग दिखाना। नेक्स्ट दोस्तों विज्ञापन पाठ करना। विज्ञापन पाठ मतलब ये सब तो आपने दिखा दिया ऊपर से, अब आपको पूरी डिटेल देनी होती है अपनी एडवर्टीजमेंट की।
जैसे कि आप ये क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कब कर रहे हो, ये बताना दो, जिसमें आपको बॉडी कॉपी यानी कि विज्ञापन पार्ट कहा जाता है, उसको कंप्लीट डिटेल्स देना होता है। और फाइनल दोस्तों एंड में एक पिक्चर यूज करना होता है मैं, जो पूरा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हमारी एडवर्टीजमेंट को। मान लो दोस्तों किसी इंडस्ट्री ने या किसी ऐसे कंपनी के द्वारा लगाया गया है या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा लगाया गया है, दोस्तों अलग अलग वो एडवर्टीजमेंट को निकालने के लिए अपन पिक्चर लगाएंगे। जैसे एजुकेशन वाले किसी स्टूडेंट्स की पिक्चर लगाएंगे, कोई इंडस्ट्री वाले दोस्तों कोई इंडस्ट्री की पिक्चर लगाएंगे, तो उसमें पिक्चर्स को यूज़ करने तो कंपलसरी होता है, ताकि हमारा जो एडवर्टीजमेंट है वो थोड़ा अट्रैक्टिव बन सके। ये दोस्तों यहाँ पे हो गया। अब कुछ निम्नलिखित कुछ नोट है जो कि मैंने आपको बताया था कि 3 क्वेश्चन लॉन्ग आते हैं, वो लास्ट का क्वेश्चन शॉर्ट आता है, तो उस पर दोस्तों आपको कुछ कमेंट करना है, यानी कि शॉर्ट नोट्स है वो। सबसे पहले दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम को हम वीडियो शेयर करने के लिए वो इसमें हम वीडियो शेयर कर सकते हैं, इसमें हम ऑनलाइन चैट कर सकते हैं, पोस्टर डाल सकते हैं दोस्त, लाइक कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम के थ्रू हम अपने विचारों को दुनिया भर के अंदर पहुँचा सकते हैं। तो दोस्त इंस्टाग्राम पे जब पोस्ट आएगा दोस्त, इसी के तहत एक ब्लॉग के भी दोस्तों ऊपर पोस्ट आ सकता है, ब्लॉग लिखना, अपने विचारों को शेयर करना वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। ब्लॉग लिखना आ गया दोस्त, या तो इंस्टाग्राम आ गया, ये हो गया दोस्त। यूट्यूब के ऊपर भी एक शॉर्ट नोट आ सकता है। अब दोस्त यूट्यूब के ऊपर आएगा तो यार मुझे तो लगता है कि आप तो सब यूट्यूब से इतना ज़्यादा परिचित हो कि बिना कुछ पढ़े ही आप इसको लिख कर आ जाओगे, बट दोस्त इसके अंदर जो नोट्स हमारे दिए उसमें आपको इसमें डीपली समझा दिया है। यूट्यूब वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म हो गया। यूट्यूब भी दोस्तों कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऑफिशियल पर्पज से यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जैसे बड़े बड़े जो देशों के अधिकारी जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके द्वारा जो बड़े बड़े जो अधिकारी हो गए सारे, मेरे जो ऑफिशियल पर्पज से इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। शेयर मार्केट के अंदर भी काफ़ी हो जाता है। और लास्ट में दोस्तों हमारा मौखिक संचार यानी वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, इस पर दोस्तों एक शॉर्ट नोट आ सकता है। आई होप दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। दोस्त लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ, इसके जो नोट्स हैं यानी कि मीडिया इन एजुकेशन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिलेंगे, प्लस दोस्तों कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर मिलेंगे उस नोट्स के अंदर। उस नोट्स को आप ले लीजिए। तो उस लिंक जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिखा मिल जाएगा BA प्रोग्राम 6 सेमेस्टर नोट्स, उस पर क्लिक कीजिए दोस्तों, आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। उसको क्लिक करके आप उसको परचेज कर लीजिए, आपको PDF डाउनलोड हो जाएगा। प्लस दोस्त जो भी आपको मैंने स्लाइड्स दिखाए जो मैम यहाँ पे पढ़ा है, इसके स्लाइड्स भी आपको मैं दे दूंगा। लिंक के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पे दोस्त आपको मिल जाएगा स्लाइड्स, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। दोस्त चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। अगर नए हो चैनल पे तो दोस्त प्लीज़ बिना सब्सक्राइब के लिए मत जाइएगा। वीडियो बनाने में दोस्त बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसको सफल बनाइए। अगर दोस्त आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और सभी दोस्तों को बताइए कि अब क्लास स्टार्ट हो चुकी है 6 सेमेस्टर वालों की। अब DU चाहे SO इग्नू किसी भी दोस्त कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर हो, सभी सब्जेक्ट्स दोस्त आपको इस चैनल पर मिला करेगी। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार ही बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।